अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान और आप देख रहे हैं रोही एट 10। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपका दिन जो है वो अच्छा से गुजरेगा और इसी के साथ साथ ईद जो है वो भी गुजर चुकी है और आप सब ने ईद भी मनाई होगी और सुन्नत इब्राहिमी जो है उस पर भी जो है वो अमल किया होगा और ख़ास तौर पे उन लोगों को भी याद रखा होगा जिन लोगों के घर कुर्बानी नहीं हुई। और आज का दिन जो है वो हमें यही पैगाम देता है कि हम छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी जो कामयाबियाँ होती हैं, उन्हें समेटें और समेट कर एक बड़ी खुशी के साथ उसका इजहार करें और लोगों के साथ अपनी इन खुशियों को जो है वो उसमें शामिल करें और साथ साथ इन खुशियों को बांटें ताकि दूसरे लोगों की जो खुशियाँ हैं वो भी जो है वो बढ़ सकें। इसी के साथ साथ आज का दिन इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि हम जो लोगों के साथ रवैया रखते हैं उस रवैये को अगर हम बेहतर कर लें और उसी के साथ साथ लोगों को अगर हम बेहतर इन चीज़ों की तलकीन करें तो ज़िंदगी जो है वो आसान हो सकती है। आज जो है वो अच्छे दिन का आगाज़ करेंगे और आज के जो मेरे मेहमान हैं वो हैं रोही के एडिटर इन चीफ डॉक्टर अमजद बुखारी। सर, आपको वेलकम करते हैं शो में। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बातचीत शुरू करते हैं इस चीज़ से कि ईद क्योंकि अभी गुजरी है तो कैसी रही आपकी ईद, कहाँ गुजारी, बच्चों के साथ जानवर कुर्बान किया और साथ साथ नौकरी भी थी क्योंकि हम देख रहे थे कि शोज़ भी चल रहे थे, तो किस तरीके से ईद को मैनेज किया है आपने? अच्छा, अब हमारी जो ईद होती है सहाफ़ियों की, वो उसमें अगर कोई थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि रूटीन से हट के रूटीन को तोड़ें और कुछ रेस्ट जो है वो उसका मौका मिल जाए। आपको पता है कि हमारे प्रोफेशन में मुसलसल दबाव होता है, ज़हनी दबाव होता है। हमारी ईद से ज़्यादा जो लोगों की ईद थी वो डिस्कस करने वाली है। हम तो चलो गुजार ही लेते हैं। इस दफ़ा मौसम शदीद गर्म था और ये प्रेडिक्ट भी किया गया था कि एक हीट वेव वाली सूरत हाल होगी। तो 44 डिग्री 45 डिग्री जो है पारा था और इस दर्जा हरारत में लोगों के लिए शदीद मुश्किलात थीं। ख़ास तौर पर कुर्बानी करनी है इस मौसम में और गोश्त बांटना है, ये सारा मुश्किल मरहला होता है और सख्त मौसम में जो है वो ये ईद गुजरी। और फिर उसके बाद लोग जब इस फरीज़े से फ़ारिग हो जाते हैं तो फिर शाम का दिन या पहले दिन जिसने कुर्बानी कर ली है फिर अगले दिन घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ जाते हैं। तो वो भी शदीद गर्मी में आमद रफ्त रही। तो ये शदीद गर्मी जो है वो तीनों दिन और आज भी है, लेकिन आज लाहौर में बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है और मुख्तलिफ़ इलाकों में तो ऐसे दिन में रात का समय और शदीद बारिश हो रही है मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो अल्लाह करेगा कि वो असरात जो है बाकी मुल्क में भी आएंगे क्योंकि गर्मी एक शदीद लहर थी और ये तवक्को थी कि आज जो है वो उस लहर में कमी आएगी। तो जो ईद है वो हमने भरपूर गर्मी में एंजॉय की है। तो सर, लोग जो हैं वो देखा है मैंने कि ईद के तीनों दिन जो है उस सुबह सुबह जो कुर्बानी कर गए वो तो फ़ायदे में रह गए। जिन बेचारों की कसाई जो हैं वो 11 बजे 12 बजे 1 बजे आए, उनके साथ क्या हुआ होगा? सुबह सुबह सारे लोग कुर्बानी कर नहीं सकते। होता यही है कि वो जो जिनके बरसा बरस से पक्के कसाई हैं ना जी, उनको ही दस्तयाब होता है सुबह सुबह कुर्बानी करने के लिए। और उनका जो कसाई ख़ानदानी कसाई है जो चला आ रहा है बरसा बरस से, पिछली नस्लों से चले आ रहे हैं कसाई ऐसे भी हैं जहाँ ताल्लुक़ है, वो फिर पहले वहीं पहुँचते हैं। तो ये सबको दस्तयाब नहीं है। और ये इस ईद पे एक नया रुझान मैंने देखा कि लोगों ने शाम को 6 बजे के बाद कुर्बानी की। अच्छा, हाँ, तो ये भी बड़ा रुझान था कि ठंडा टाइम ज़रा हो जाए, ठीक है ना जी, बजाय इसके कि आप बहुत अर्ली जो है वो कुर्बानी कर रहे हो और फिर जितनी भी अर्ली कर रहे हो फिर भी वो धूप तो निकल आती है और बड़ा शदीद दर्जा रहता है, गोश्त खराब होने का भी बड़ा खतरा रहता है। तो वो जो है ना, इस दफ़ा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, ख़ासतौर पर बड़े जानवर जो है वो 6 बजे के बाद वो कुर्बानी कर रहे थे और वो टाइम ज़रा ये था कि मज़ीद आगे भी ठंडा हो जाएगा। तो ये भी नया रुझान था। लेकिन ज़ाहिर है गर्मी कोई नई नहीं थी, हर दफ़ा ये ईद जो है गर्मियों में ही आती है। मुद्दत हो गई है गर्मियों में, आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की तरफ आएगी, लेकिन मुद्दत से गर्मियों में आ रही है तो लोग आदी है। कुर्बानी तो नाम इसार का है ना जी, तो आप जब जेब की कुर्बानी कर रहे हैं, बकरे की कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर मौसम की हिद्दत से क्या डरना, तो फिर आपको अपने मिजाज की भी थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मनसब को एक तरफ रख के उस दिन जो है
मैंने बहुत सारे जो है वो अहम लोगों को देखा है कि वो धोती शोती बांध के बुनियान पहन के वो मैदान कारजार में कूदे हुए होते हैं और खुद ही कुर्बानी भी कर रहे होते हैं। अगर कसाई मौजूद है तो कसाई के साथ जो है वो कसाई बने होते हैं। तो ये बड़ी मस्बत बात होती है। वो कहते हैं कुर्बानी इसी चीज़ का नाम है। तो पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए। पता नहीं आप ऐसा करते हैं या नहीं करते? नहीं सर, मैं तो इस तरह नहीं करता, कसाई करता सब कुछ। और दूसरा ये है कि फिर वो गोश्त जब बन जाता तो फिर गोश्त जो है वो फिर हमारा सिर्फ बांटने का काम होता है, या फिर फीमेल जो हमारे घर की होती हैं, चले जी कलेजी बना लें, कोई तिक्के कबाब का गोश्त जो है वो निकाल के दे दें। तो इस तरह की चीज़ें हमारे चल रही होती हैं। क्या आपके भी इसी तरीके से होता है? हाँ, ये इस तिक्के अमूमी तौर पर तिक्के जो है वो ज़रा गर्म होते हैं। और आपको पता है कि हमारी जो बारबेक्यू की महफिलें होती हैं वो सर्दियों के दिनों में होती हैं ज़्यादा। ठीक है, सर्दियों की रातें हम जो है बारबेक्यू के साथ मनाते हैं, क्योंकि उसमें आग का भी वो सेक मिल रहा होता है, तो वो एंजॉय करते हैं। लेकिन इस मौसम में लोग करते तो हैं, लेकिन मुश्किल है। फिर बारबेक्यू को खाना भी ना, उसमें भी ज़रा हिद्दत होती है, वो भी ज़रा मुश्किल काम है। एक जो जानवरों की कुर्बानी के हवाले से एक अमूमी तासुर ये था कि इस दफ़ा शायद कुर्बानी कम होगी पिछले साल की निस्बत, क्योंकि लोगों के पास पेइंग पावर नहीं थी जी। तो अभी जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं उसमें तो ये सामने आया है कि पिछले साल की निस्बत 7% कुर्बानी ज़्यादा हुई है। हाँ, तो इसका मतलब है कि लोगों के अंदर जज्बा मौजूद है, चाहे हालात जैसे भी हों। अच्छा, आखिरी दिन तक लोग जो हैं वो हम भी कवर करते रहे, तो देखा कि मंडी जो थी मुल्तान की ख़ास तौर पे वो बड़ी पीक पर थी और रेट्स जो हैं वो नहीं तो टूट रहे थे। तो जब हमने बात की व्यापारियों से, तो व्यापारी कहते थे कि जी हमें गंदम में ही पहले इतना नुकसान हो चुका है, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से पूरा कर लें। ये क्या वाकई बात सच थी? जो मैं आपको देखें, इस दफ़ा बकरे का गोश्त जो है वो महंगा हो गया था ईद से पहले ही, अप्रैल में होगा 3-3 हज़ार रुपये किलो तक बिक रहा था। तो बकरा जो है वो मंडी में कुर्बानी के लिए महंगा था, लेकिन बड़े जानवर निस्बतन पिछले साल की निस्बत सस्ते थे। अच्छा, हमने व्यापारियों को भी परेशान देखा इस सारी सूरत हाल में। वो कह रहे थे कि जी हमें हमारे तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, मैंने बैठ के ज़रा कैलकुलेट भी किया इसको कि अगर आप बड़ा जानवर रखते हैं तो उस पर अखराजात क्या आते हैं। तो मैंने बहुत महदूद और एहतियात के साथ जो अखराजात बनाए, वो तकरीबन 700 रुपये रोज़ का खर्चा है बड़े जानवर पे। 700 रुपये रोज़, ठीक है, 2 साल, और ये 1 साल के बनते हैं 2,55,000 रुपये। ठीक है, और इसमें मैंने जानवर की कास्ट नहीं शामिल की। आपने अच्छा, जानवर की कास्ट खरीदा भी है ना? हाँ जी, ऑब्वियसली। ठीक है, तो सिर्फ जो खर्चा है साल का वो 2,55,000 रुपये। कोई भी व्यापारी है उसको खिलाने का खर्चा, जो खिलाने का खर्चा है, खिलाने और देखभाल का खर्चा है, 2,55,000 1 साल का हो गया। अगर उसने 2 साल रखा है, पाला है, तो आप देखें 5 लाख रुपए तो उस पर खर्चा हो गया है। अब वो लाख रुपए का भी बछड़ा उसने ख़रीदा हो, ठीक है, तो वो भी शामिल कर लें, और फिर मंडी लाना और फिर वो उसकी फ़रोख्त की का मरहला, वो सारा मुश्किल। तो ये इतना सहल काम भी नहीं है। ज़ाहिर है, हम ये देखते हैं ना कि जी देखें जी लोग आ गए हैं जी, पाल के आए हैं जी, वो लाखों रुपए बना के जा रहे हैं, उसके पीछे उनकी बड़ी मेहनत होती है, बड़ी मेहनत होती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक बकरी पाल के देख लें घर में, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सही बात है सर, ये जो है मुश्किल काम है सर। कहते हैं ना कि जानवर के साथ जानवर बनना पड़ता है तो ही जानवर जो अच्छा पलता है। खैर, अब आगे चलते हैं सर। वज़ीर आज़म साहब का भी दौरा हुआ है चीन का, कैसे देख रहे हैं? और कई MOUs जो हैं वो इन्होंने साइन किए हैं। वज़ीर आज़म साहब का दौरा चीन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट था। एक तो ये था कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को 75 साल मुकम्मल हुए जी। तो हम ये सेलिब्रेट कर रहे थे 75 साल दोस्ती को, और सेलिब्रेशन के साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए था कि हम तकरीबन आगे पीछे ही हमें आज़ादी मिली है, और चीन कहाँ पहुँच गया जी, और हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये भी ज़ाहिर है। अच्छा, ये रिग्रेट भी होता है और ख़लिश भी होती है दिल में कि यार ये हुआ क्या हमारे साथ ना, हम क्यों इतना पीछे रह गए। अच्छा, ये अगर हम सोचते हैं तो जो हुक्मरान है वो उनको भी ज़्यादा ये सोच आती है कि आखिर उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो वोट लेकर आए हुए हैं, उन्होंने लोगों को जवाब देना है, दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो उन्हें भी फ़िक्र होती है कि किसी तरह पाकिस्तान ऊपर उठे, उसकी मईशत बेहतर हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई एतवार से तो एक मजबूत मुल्क बन गए। हम बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स में हम आगे नज़र आते हैं, लेकिन हम जब तक अपनी मईशत को बेहतर नहीं करेंगे, हम एक अच्छी ताकतवर मुल्क की हैसियत हासिल नहीं कर सकते जब तक हम अपनी मईशत को कैसे मजबूत किया जा सकता है कि जब आपका पेट्रोलियम अगर देखा जाए तो बाहर की निस्बत
जब पैसे वहाँ पे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा दारोमदार जो है वो तो पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से ही चल रहा होता है। देखिए, हमारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब जो जैसे ही हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करते हैं, टैक्सेस की बात करते हैं, बिजली के नरखों की बात करते हैं, तो सीधा कनेक्शन IMF से जुड़ जाता है। बेशक, ठीक है, बेशक, बेशक। तो हम IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF अगर हमें कर्जा देता है, जो भी कर्जा देता है, वो इसको यकीनी बनाता है भाई वापस कैसे करोगे ना। जाहिर सी बात है जो कर्जा देगा वो लेने का आप भी बैंक से भी लेने जाएं तो वो इसको इंश्योर करता है भाई आपकी इनकम कितनी है, इनकम का कोई सबूत जमा कराएं। ठीक है ना जी, आप फिर ये उस इनकम में इतने पैसे निकाल सकेंगे कि हमारा कर्जा वापस करें, किस्त वापस करें, फिर उसकी कोई श्योरिटी होती। तो IMF भी यकीनन वो कहते हैं कि अगर आप अपने हालात बेहतर नहीं करेंगे तो IMF से मुसलसल कर्जा ही लिए जा रहे हैं आप। ठीक है, तो IMF का जो कर्ज है वो ये नहीं है कि ये हमेशा मिलता रहेगा। IMF बुनियादी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली इदारा है जो किसी भी मुल्क को, ये जो हमारे ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या पीछे रह जाने वाले मुल्क, जिनको मईशत में कोई बड़ा झटका लग जाए, मईशत में कोई मुश्किलात का सामना हो और उसको थोड़ी सी सपोर्ट करनी हो, ये सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया गया है। बाकी ममालिक इसके लिए फ़ंड देते हैं। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, अब वो ताकतवर ममालिक फ़ंड दे रहे हैं कि भाई ठीक है ये कमज़ोर ममालिक को सपोर्ट की जाए ताकि वो उठ सकें, तो आप मुसलसल लिए ही जा रहे हो कर्जा। तो वो इस पे IMF जो है वो एग्री नहीं करता। वो कहता है कि जी आप अपनी मईशत को खुद खड़ा करें जैसे दुनिया ने खड़ा की है। तो हम IMF के प्रोग्राम में होने की वजह से उनकी कंडीशंस को मानने के लिए मजबूर होते हैं। हम बात कर रहे थे इस पे, बाद में बात कर लेते हैं वो दौरे की। हाँ, तो वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा था 23 से 26 मई को उन्होंने ये दौरा किया और 26 को इसलिए कि 27 को ईद थी तो 26 तक उन्होंने वापस आ जाना था, तो ईद यहाँ की गुजारनी थी। तो 23 से 26 तक का जो दौरा था ये बहुत इम्पोर्टेंट दौरा था। पहले वो गए हांगजू, उनका जो इलाका है सूबा, वहाँ गए। वहाँ एक तो ये समिट थी 75 इयर्स कंप्लीट होने पर। दूसरा ये है कि वहाँ हम हमारी एक जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वहाँ पर सरमायाकार हैं, चीनी कंपनियां हैं, उनके साथ B2B कॉन्फ्रेंस थी। सही, ठीक है, जहाँ कोशिश वज़ीर-ए-आज़म तो जहाँ भी जाते हैं कोशिश यही होती है कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कायल किया, सवालात के जवाब दिए और कायल किया कि आप पाकिस्तान। अच्छा, इस पर बात करते हैं। अभी कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। कौन साहब कहाँ से? जी मैं बहावलपुर से बोल रहा हूँ जी, हिलाल खान एडवोकेट। जी बिलाल खान साहब क्या कहेंगे? जी गुजारिश ये है कि ये तशरीफ ये डॉक्टर अमजद बुखारी साहब से मेरा सबसे पहले मुबारक हो आपको ईद उल-ज़ुहा की। मुबारक, शुक्रिया। और दूसरी बड़ी गुजारिश ये है कि ये बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक कि हमारे सरकारी इदारों में, जितने भी सरकारी ऐवानों में अखराजात पर कंट्रोल नहीं करती गवर्नमेंट अपने पर। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने जो भी कर रहे हैं मैं इसमें कोई शक नहीं है, जिन्हें ना। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अमजद बुखारी साहब से कि हमारी गवर्नमेंट को एक आपके तवज्जो से पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सरकारी मामलात हैं, अब इनकी देखिए जी, जब तक इनकी कमी में कभी ये लोग कमी नहीं लाएंगे, इनके अखराजात में कमी नहीं होगी। अब एक एक गाड़ी प्रोटोकॉल के अंदर 10 गाड़ियां चल रही हैं आगे मिनिस्टर साहब के आगे। चलिए जी, आपका आ गया, हम ब्रेक पे जाना है। हमें आपका जो सवाल है वो मिल गया। आप अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बुखारी साहब से इस पर बात करेंगे। वक्त ब्रेक का मिलते हैं, ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे डॉक्टर अमजद बुखारी साहब से दौरा चीन वज़ीर-ए-आज़म का। सर क्या कहेंगे कि अब जो उन्होंने जो MOU साइन किए, हमारे यहाँ से MPA भी थे हैं डॉक्टर राना सिराज साहब, तो उन्होंने कोई MOU साइन किए हैं वहाँ पर, उस हवाले से ज़रा थोड़ा बताएं वो क्या। अभी बिलाल साहब की जो कॉल थी इस पर थोड़ा सा कमेंट कर लें, फिर वो दौरे को दोबारा देखते हैं। बात इनकी ठीक है कि अगर हुकूमत ये कहती है लोगों को कि वो सादगी अख्तियार करें, तो हुकूमत को पहले ख़ुद सादगी अख्तियार करनी होगी, ये ज़रूरी है। और अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमने सादगी अख्तियार की है, तो वो सादगी जब तक लोगों को नज़र नहीं आएगी, लोगों को महसूस नहीं होगी, लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि हुकूमत जो है वो सादगी अख्तियार की हुई, कैसे वो असेस करें। ठीक है,
वही अंदाज़ है प्रोटोकॉल का, सिक्योरिटी के नाम पर वही अंदाज़ है आने जाने का हुकूमत की। हुकूमत कह रही है कि हमने 60% गाड़ियों को खड़ा कर दिया है, सरकारी गाड़ियों को। आपको फील हुआ है कहीं कि सरकारी गाड़ियाँ खड़ी हुई महसूस हुई हैं? ठीक है ना, अब हुकूमत कह रही, देखिए ना, आम आदमी को जब तक महसूस नहीं होगा। एक सवाल और भी आता है, अदना सा सवाल है, अभी मेरे दिमाग में है। आपने अभी बात की 60% गाड़ियाँ गवर्नमेंट ने खड़ी की, भाई आपने खरीदी क्यों थी? क्योंकि जब ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खरीदना शुरू कर दी। यही एक मामला है जो जिस पे लोगों को शिकवा है कि आपका जो गवर्नेंस का मॉडल है, गवर्नेंस का जो स्टाइल है, आखिर दुनिया में भी तो गवर्नेंस हो रही है ना। ठीक है, आप गरीब मुल्क हैं, आपके पास खाने को पैसे नहीं हैं, आप IMF के कर्जे में फंसे हुए हैं, दुनिया भर के कर्जे हमने देने हैं, और हमारे अंदाज़ ज़िंदगी देख लें तो उसमें कहीं ये रिफ्लेक्ट नहीं होता। यही तो दुनिया भी कहती है, यही हमारी कौम भी कहती है, आवाम यही कहती है ना कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो भाई ये क्यों अलले तलले हो रहे हैं, ये पैसे क्यों उड़ाए जा रहे हैं। तो इस पर तनकीद तो फिर जो है वो लोगों का हक है जिनसे आप टैक्स की डिमांड करते हैं। वापस आते हैं जी, वो जाहिर सी बात है। आप देखें, अगर आप अखराजात कर भी रहे हैं, ठीक है करें, आप हमारे बेहतरी के लिए ही होंगे, क्योंकि आप लोगों की सिक्योरिटी ही हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। आप लोग सही होंगे तो हमें फिर आगे अच्छे जो हुक्मरान हैं वो मिलेंगे। मगर इसके साथ साथ सर पॉलिसीज़ को बेहतर करना पड़ेगा हमें। तो वो पॉलिसीज़ के हवाले से ज़रा बताएं कि अब क्या क्या सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में मुतारिफ होने जा रहा है जिससे पाकिस्तान की ग्रोथ जो है या मईशत जो है उसे बूस्ट मिलेगा। अब पहले ज़रा उस दौरे को देख लेते हैं, उसी दौरे के हवाले से बात करूँ सर। वो दौरे में जब हैंगजू में ये एक B2B कॉन्फ्रेंस थी और उसमें हमने काफ़ी फोकस किया। हम जिन शोबों में फोकस कर रहे थे, जहां हमने कहा कि गुंजाइश है पाकिस्तान के अंदर, यहां आके सरमायाकारी करें और हम आपको सरमायाकारी में पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। एक तो एग्रीकल्चर का शोबा है जिसमें चाइना बहुत आगे निकल गया है, और कमाल ये है कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से इतना नहीं कमाते जितना चाइना सिर्फ बीज से कमा लेता है। वही बीज हम खरीदते हैं, ठीक है, वो 6000 किलो बीज खरीद रहे होते हैं और 6000 मन हमारी प्रोड्यूस नहीं बिक रही होती। ठीक है, तो जो चाइना ने तरक्की की है, उन्होंने रिसर्च के ज़रिए जो है एग्रीकल्चर में जो रिसर्च की है और मैकेनाइजेशन की है, उससे वो आगे गए हैं। तो हमारी कोशिश है कि चाइना का जो ये तजर्बा है एग्रीकल्चर का, सिर्फ इंडस्ट्री में आगे नहीं है। देखें ना आप कौमें कैसे तरक्की करती हैं कि सनत में तो उन्होंने बिछा ही दिया सर, वो तो एग्रीकल्चर में भी आगे निकल गए। तो वो हमने उन्हें कहा है कि आप मेहरबानी करें एग्रीकल्चर में हम सपोर्ट करें, और एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो हमसे ख़रीदें भी सही। हम ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर की जो एक्सपोर्ट है हम उनको बढ़ाएँ, और चाइना भी जो है हमें इस मामले में सपोर्ट करे। इस पर चाइना ने एग्रीमेंट की है, हमारे साथ MOU साइन की है, और B2B कॉन्फ्रेंस में भी जो हमारे साथ जो माहदे हुए हैं, MOUs हुए हैं, उसमें काफ़ी हौसला अफजा बात है। एक जो जिक्र किया आपने, यहाँ से MP हैं इकबाल सराज, वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ दौरे पर गए हुए थे। इकबाल सराज का खुद क्योंकि ताल्लुक़ एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र के हवाले से वो काम करते हैं, तो यहाँ एग्रीकल्चर के हवाले से उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो वो साथ गए थे, और एक MOU जो साइन हुआ वहाँ की एक कंपनी है उसके साथ, और वो कंपनी जो है वो मुल्तान के अंदर अपना रीजनल ऑफिस भी कायम करेगी। ये एक पॉजिटिव बात है, ये पॉजिटिव है। हाँ, तो वो यहाँ अपना रीजनल ऑफिस कायम करेगी, और तकरीबन 100 अरब रुपए की सरमायाकारी की भी बात हो रही है कि वो सरमायाकारी होगी, और उसमें यहाँ जो है लोग, जो मकामी लोग हैं, उनको जब ये ऑफिस कायम होगा तो सीखने का और कारोबार करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो किसानों को भी फ़ायदा होगा इससे, जनूबी पंजाब के। देखिए, काम हमने खुद ही करना है। हम अगर इस इंतज़ार में रहें कि कोई आके हमारे काम को सुधारेगा, कोई आके प्लेट में रख के हमें कारोबार देगा कि जी आ जाएं ये काम करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने लोगों को बाहर निकाला है तो लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है। अब हमारे यहाँ जो मेहनत का जज्बा है वो बड़ा मफकूद हो गया है, और बड़ा हम ढूंढते हैं कि भाई किस तरह लोग मेहनत की तरफ वापस आएँ। तो ये एक एलिमेंट है जो मिसिंग है, और अगर हमने अपनी सनत को, अपनी ज़राअत को ऊपर उठाना है तो मेहनत करनी होगी। आप ये देखें कि चाइना ने जो मॉडल दिया इंडस्ट्री का, वो ये था कि एक गाड़ी है तो पूरी गाड़ी जो है वो एक ही जगह पर नहीं बनती थी, वो सारे छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो उन्होंने
तकसीम कर दिए, होम इंडस्ट्री को दे दिए कि वहाँ बनने लगी हैं, तो वो फिर इकट्ठे होकर एक जगह पे असम्बल हो जाती हैं। तो इंडस्ट्री को उन्होंने इस तरह फ़रोग दिया, साथ होम इंडस्ट्री को साथ लेके चले। सर अच्छा, पाकिस्तान की तरफ भी आ हाँ, जाते हैं तो वो जो है जो MOU साइन हुए उसमें एक तो ये एग्रीकल्चर का मामला था, जिसमें दूसरा ये है कि टेलीकम्युनिकेशन में हमने उन्हें कहा कि जी आप इस तरफ आएँ। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये है कि हमारा जो CPEC का मामला है वो जो रुका हुआ है, और उसका जो 2 है, CPEC 2 जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें ये फैसला हुआ है कि इसको तेज़ किया जाएगा। और ख़ास तौर पे थाकोट, हमारी जो शाहराह कराक्रम है जिसको हम चौड़ा कर रहे हैं, ये थाकोट तक बन चुकी है, ठीक है। अब अगला जो मरला है, इसको थाकोट से रायकोट तक ले जाना है। रायकोट एक मशहूर ब्रिज है जहाँ से कुछ रास्ते सियाती मकामात को निकलते हैं, तो थाकोट से रायकोट तक का जो मरला है इसको हम बनाएंगे और इसको भी मुख्तलिफ फेजेस में तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। इस पर बात हुई। गवादर के हवाले से बात हुई कि गवादर को जो है हम दुनिया में तिजारत के लिए तेज़ी से इसको अब फ़रोग देंगे, और इस यहाँ पर जो है वो रुझान बढ़ाया जाएगा। और कुछ जो है वो ईरान बार की वजह से भी गवादर में एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, तो गवादर पर भी तेज़ी से काम करने का फ़ैसला हुआ, और यहाँ भी बेहतरी लाने के लिए जो है कुछ MOUs हुए हैं। तो ये हैंगझू का जो दौरा था, आप पॉजिटिव कहते हैं कि एक पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी अब बेहतरीन ट्रैक पर जो है वो आने वाली है। देखिए, वो तो खाली MOU साइन करने से, एग्रीमेंट करने से तो बेहतरी के तो रास्ते निकलते हैं। तो मैंने आपको कहा कि अगली जो बात है वो ये है कि हमारे लोगों की मेहनत पर है, हुकूमत की नीयत पर है, हुकूमत की मेहनत पर है। फिर उसके बाद हैंगझू के बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग चले गए, ठीक है। वहाँ पर जो फिर मुलाकातें हुई वो वज़ीर-ए-आज़म और सदर दोनों से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई, और वो बड़ी मस्बत मुलाकातें रहीं। एक तो उसमें वो मुबारकबादों का सिलसिला 75 साल की दोस्ती का, दूसरा फिर उसमें ना कुछ चीज़ें और डिस्कस हुई जो बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल डिस्कस हुई। अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो अब दुनिया को भी खटक रहे हैं और इस खित्ते में भी मसाइल पैदा कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान के लिए मसला हुआ है और पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी अफ़गानिस्तान की तरफ से हो रही है, इसी तरह चाइना के भी कंसर्न है। चाइना के कंसर्न है कि ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी वाली सूरत हाल है वो ख़राबियों का सबब बन रही है, और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इस पे एक बाज़ाब्ता एलामिया भी जारी हुआ चीन और पाकिस्तान के दरमियान। ये जो दो वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के अंदर जो टाक्स हुई हैं उसका एलामिया जारी हुआ। उस एलामिया में बहुत ज़्यादा फोकस है इस पर, ये दहशतगर्द तंजीमों को जो है ख़त्म करने के हवाले से और दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ रोकने के हवाले से, और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल ना की जाए इसके हवाले से वहाँ काफ़ी बात हुई। फिर ये खंजराब का जो हमारा रास्ता है, यहाँ से तजारत और तजारती जो सरगर्मियाँ हैं उनको बढ़ाने का फ़ैसला हुआ है कि यहाँ पर जो है हम अपनी जो तजारती सरगर्मियाँ हैं इसको बढ़ाएंगे और इस रास्ते को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। ये रास्ता अब हमें सिर्फ चाइना से ही तजारत का सबब नहीं बन रहा, बल्कि सेंट्रल एशियन से भी हमने ये रास्ता अब खोला है। यहाँ से तजारत जो है उसको हमारा इरादा है कि इसको अब बढ़ाएंगे, और सोस्ट को हम जो है वो अपना जो इलाका है सोस्ट, उसको भी हम एक वो ड्राई पोर्ट और बड़े जो है वो हम क्लियरेंस पॉइंट की तौर पे जो है बनाने जा रहे हैं। फिर जो है एक और इम्पॉर्टेंट जो मैटर आया है वो ईरान अमेरिका वार थी जी, और ये भी वहाँ पर डिस्कशन हुई, और ये फ़ैसला दोनों रहनुमाओं की, एक तो चाइना ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा कि आपने ये जो सीज़ फायर के हवाले से और दोनों ममालिक के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए और चीज़ें ठीक करने के लिए आपने जो एफ़र्ट किए हैं वो काबिल सताइश हैं, और इसमें तेज़ी लाई जाए दुनिया के अंदर। सर आज वो ट्रंप ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी भी ख़त्म कर दी है। हाँ, इस पर बात करते हैं सर, इसके ऊपर बात करते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो जी ब्रेक के बाद जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बात होगी डॉक्टर अमजद बुखारी साहब से। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर अमजद बुखारी साहब से हमारी बातचीत जो है वो चल रही है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे सर अब हम बात करेंगे कि अमेरिका ने नाकाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी है। तो अब ये कैसे देख रहे हैं कि दुनिया जो है एक तो अपना तब्दीली की तरफ जा रही है, और दूसरा कि जंग जो है वो बिल्कुल ही अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है।
अल्लाह करे जंग ख़त्म हो, लेकिन जंग ख़त्म होती नज़र भी आती है और नहीं भी आती, दोनों मामला साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा। और आप ये देखें ख़ास तौर पर इस वक्त जो मरहला है कि जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट अब MOU में बदल गया कि अभी इब्तदाई तौर पर MOU होगा, ठीक है, और फिर 60 रोज़ की जंग बंदी होगी और फिर कुछ चीज़ें हैं जिन पर मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है ये, और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने माहिदा इब्राहिमी को अटैच कर दिया है कि जी उस पर भी साइन करें, तो इसने एक नया रुख अख्तियार कर लिया। अच्छा, अभी जो ताज़ा सूरत हाल है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये सारी सूरत हाल देखते हैं। ताज़ा जो हालात हैं, जैसे आपने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो नाकाबंदी है अमेरिका ने उसे ख़त्म करने का ऐलान किया है। मेरा ख्याल है कि ये ऐसे पार्शली है, ये ऐसा नहीं है कि उसने अपनी फ़ौजें हटाने का ऐलान किया। उसने कहा है कि जी ठीक है जी अभी नाकाबंदी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी तनकीद हो रही थी और कुछ ऐसे मामलात थे जिन पर जब आप कोई मायदा करने जा रहे हो तो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CBSE ने कहा जाता है, CBM कहा जाता है, वो लेने की ज़रूरत होती है। तो इसको आप CBM में एक समझ लें कि उस मुज़ाकराती अमल में आगे बढ़ने के लिए अमेरिका ने जुज़वी तौर पर और आर्जी तौर पर नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा ये कि वहाँ पर जो जहाज़ फंसे हुए वो गुज़र सकते हैं, और लेकिन अमेरिका के साथ राब्ते में रहते हुए कि अमेरिका से रब्ता रखें, और उन्होंने जहाज़ के जो क्रू है उनको कहा है कि जी वो अपने फैमिलीज़ को हमारी तरफ से हेलो हाय कहें, ठीक है। तो ये एक गुड जेस्चर है जो अमेरिका की तरफ से दिया गया है। लेकिन आप साथ ही देखें कि इन 3-4 दिनों में जंग बंदी होने के बावजूद जो है झड़पें भी हो रही हैं। ख़ास तौर पर बंदर अब्बास पे अमेरिका ने कुछ कश्तियों पर बंदर अब्बास की इंस्टॉलेशन पे अटैक किए है। जवाबी तौर पर ईरान ने भी कुछ अमेरिकी इंस्टॉलेशंस मुख्तलिफ मुल्कों की उन पर अटैक किए हैं। अभी ताज़ा अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो ओमान के जज़ीरे मसंदम पर जो है वो हमला करने जा रहा है, और ओमान को भी आहिस्ता आहिस्ता वो इसी उसमें घेरने लगा है। और ओमान के हवाले से उसकी बड़ी वाज़ेह हिदायत आई हैं कि अगर ओमान जो है ईरान का साथ देगा तो ओमान का हाल भी वही किया जाएगा जो ईरान का किया गया है या जो वेनेज़ुएला का। ओमान फंस गया फिर तो। अच्छा, उधर से ओमान ने जब ये बात की है तो इस पर ईरान का भी रद्द-ए-अमल आया अमेरिका के इस स्टेटमेंट पर कि उन्होंने कहा है कि ये जो है ये आलमी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, आप जो है ओमान को इस किस्म की धमकियाँ दे रहे हैं। अब ओमान फंसा हुआ है पहले ही, क्योंकि ओमान की जो जोग्राफिकल पोजीशन है, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर निकलते हैं तो दूसरी तरफ ओमान है। तो ओमान का रोल जो है वो वहाँ से माइनस किया नहीं जा सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी जहाज़ गुजरते हैं वहाँ से ओमान का रोल माइनस नहीं किया जा सकता। अब ये सारी जो सूरत हाल है, अमेरिका ने अपनी इजारादारी को भी कायम रखना है, दुनिया में अपनी इजारादारी को भी कायम रखना है। अपने ये जो ताकत होती है ना, ताकत का एक भरम होता है, ठीक है, उस भरम को कायम रखा जाता है तो ताकत बरकरार रहती है, ठीक है, वरना अगर वो भरम ख़त्म हो जाए तो फिर वो ताकत को तस्लीम कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो वो उसने दुनिया में अपने इस भरम को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम करने हैं जिससे अमरीकी ताकत, अमरीकी ज़ोर को जो है वो तस्लीम किया जाए। तो अभी काफ़ी सारे मराहल जो है वो पेचीदा हो गए हैं। ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है, वो सिचुएशन रूम उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पर वो ताज़ा सूरत हाल देख रहे होते हैं। तो वहाँ से भी एक ताज़ा इत्तला आई कि सिचुएशन रूम में जो आखिरी इजलास हुआ है उसमें वो जो साइन होने थे उन्होंने फिर उसको नाकाफ़ी करार दे दिया है जो ईरान की तरफ से पेशकश थी, और उन्होंने कहा कि नहीं ये अभी जो है ना इसमें मज़ीद जो है इक़दाम की ज़रूरत है। अभी वो ये कह रहे हैं कि हम जो कुछ बुनियादी और कम अहम मामला थे उन पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया। इसके साथ ही उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर भी इनकी बात की कि जी आपके जो एटॉमिक एनर्जी बनाने वाले सिस्टम है उसे हम पहाड़ों की तह से निकाल कर लाएंगे और उसे तबाह करेंगे। देखिए, एक तो ये हुआ है कि ईरान के अंदर जो बमबारी की है अमेरिका ने, अमेरिका के मुताबिक उन्होंने उनकी जोहरी तनसीबात को तबाह कर दिया है। और आपको याद होगा कि एक ऐसा बॉम्ब गिराया था जो ज़मीन के अंदर जाके बंकर बस्टर, ठीक है। तो कहते हैं कि जी हमने उनको तबाह कर दिया है, और ईरान का जो अफसुदा यूरेनियम है वो वहीं मलबे के नीचे दब गया है, ठीक है। और अब ईरान के अंदर वो कैपेसिटी भी नहीं है
कि वो उसे निकाल सके, कि वो इतना डीप है और वो इतना दब चुका है कि वो नहीं निकाल सकेगा। लेकिन हम उस पर नज़र रखे हुए हैं, वहाँ जो भी जाएगा उसके करीब भी जाएगा उसे उड़ा देंगे, ये अमेरिका कह रहा है। फिर इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसा एग्रीमेंट चाहते हैं कि ईरान के साथ मायदा हो, इस यूरेनियम को हम जाके ईरान के साथ मिल के बाहर निकालें और उसको तल्फ कर दें, ख़त्म कर दें। तो अब ये इस पर ईरान तैयार होगा। तो अब ये वो कह रहे हैं ना कि जी मामला अभी जो फंसे हुए हैं, तो अभी भी वो दो मामला जो है वो उसी तरह फंसे हुए हैं। एक वो जोहरी तनाज़ा है जिस पर अमेरिका ये चाहता है, आप देखें हर घंटे बाद उनकी स्टेटमेंट आती है कि ईरान को किसी भी तरह जो है वो हम जोहरी हथियार नहीं रखने देंगे। अच्छा, अब वो जोहरी हथियार ना रखने देने से भी आगे का मरहला चला गया कि जोहरी हथियार आप ना रखने दें, लेकिन उनका जो तवानाई का प्रोग्राम है, जोहरी तवानाई का प्रोग्राम है, आप उसे भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम NPT के मेंबर हैं, हमारे ऊपर जो ज़ाब्ते हैं हम उनकी पासदारी कर रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं। अभी कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी, कौन और कहाँ से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अशफाक बोल रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। वालेकुम अस्सलाम अशफाक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। तो अब ये करना कि हमारे मुसलमान ममालिक जो है, इस्लामिक ममालिक, जितने, मैं भी काफ़ी अर्सा खलीज में रहा हूँ, तो ख़ास तौर पर हमारा पाकिस्तान भी अब बहुत अच्छी कार है उसकी। क्या हमारा हाल ऐसा नहीं हो रहा जैसे नेशनल ज्योग्राफिक में हम देखते हैं कि एक शेर आता है और भैंस से पीछे को दौड़ते हैं, हालांकि उनमें ताकत भी ज्यादा होती है और उनके सींग भी होते हैं इस्तेमाल करने के लिए, उनके पाँव भी बड़े मजबूत होते हैं, उसके बावजूद वो हलाल जानवर हराम जानवर से क्यों डर कर पीछे भागता है? इसीलिए भागता है कि शायद ये मुझ पर हमला करते। अब एक शेर पूरे जो है ना दल होता है उसको आगे लगा लेता है, अगर उनमें से एक भी हिम्मत कर दे तो शेर की मेरे ख्याल में हड्डियों का भी सुरबा बन जाएगा। हमारे इस्लामी ममालिक सब ऐसे ही नहीं बने हुए जंगली भैंसों की तरफ। चले, ये इन्होंने सेंटिमेंट्स हैं, उनके जज्बात हैं अपनी जगह पर, तो ठीक है कि हम यही देखते हैं और यही हम कहते हैं कि इसराइल के इर्द गिर्द जो मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं वो इतनी ताकत के साथ मौजूद हैं, उनके पास वसाइल हैं, और अगर अपने आप को वो फौजी एतबार से भी मजबूत करें तो ज़ाहिर है जब आप मिलकर खड़े होंगे तो आपके अंदर एक तवानाई भी ज़्यादा आ जाएगी, जज्बा भी ज़्यादा आ जाएगा, ताकत भी बढ़ जाएगी। अब उसके लिए एक प्लेटफार्म तो मौजूद है, OIC इस्लामिक ममालिक की जो तंजीम है, वो एक प्लेटफार्म मौजूद है जहाँ सारे इस्लामिक ममालिक जो है वो 52-53 ममालिक इकट्ठे हैं। अब वहाँ पर जो बात होती है वो इतनी कमज़ोर बात होती है कि आप देखें कि फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ जो है वो कोई डट के नहीं दिया जाता, कश्मीर पर मौक़िफ़ को डट के नहीं दिया जाता। और अभी ये जो माहिदा इब्राहिमी की बात आ रही है, तो इस माहिदा इब्राहिमी को क्या मज़ायक़ा है अगर OIC में डिस्कस कर लिया जाए? ज़बरदस्त बात है। अगर माहिदा इब्राहिमी की बात अमेरिका कर रहा है कि जी इस्लामी ममालिक माहिदा इब्राहिमी है क्या, मैं आपको ये बता दूं, फिर इस पर बात करते हैं। माहिदा इब्राहिमी जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, इनके पिछले दौर के आखिर में उन्होंने एक माहिदा करवाया था बुनियादी तौर पर इसराइल और कुछ ममालिक के दरमियान, उन पर इनिशली सिग्नेटरी थे कुछ मुल्क। माहिदा इब्राहिमी बुनियादी तौर पर ये है, इसके पीछे जो नीयत के यहूदी, ईसाई और मुसलमान, ये तीनों ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो इनको जो है वो अमन के साथ इकट्ठे रहने के लिए जो है एक माहिदा करना चाहिए। यानी कि ये तीनों जो है वो एक पैगंबर को मानते हैं। हाँ, तो ये इनको जो है अमन सुकून के साथ रहने के लिए माहिदा करना चाहिए। तो इस माहिदा कर लेने में तो कोई एतराज़ नहीं हो सकता। फिर उस जो बुनियाद है जो यहाँ पर इस खित्ते में, खलीज में और इस सारे इलाके में जो एक बुनियाद है वो गज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल है। पूरे खित्ते में अमन जो आप एक तरफ बमबारी कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं, आप उनके इलाकों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, आप एक तरफ माहिदा इब्राहिमी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसराइल के प्राइम मिनिस्टर अभी कहा है कि पहले मैंने 60% रकबे पर कब्ज़ा करने की बात की थी, आज मैं हुक्म दे रहा हूँ कि 70% फ़लस्तीन के रकबे पर कब्ज़ा कर लिया। आप एक तरफ अपने आप को गासिब और आप अपनी जो इलाके को फैलाते जा रहे हैं, आपका वजूद जो है वो उसे रोकने में अमेरिका इस वक्त नाकाम है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि
अमेरिका कहता है कि मुआहिदा करें। भाई मुआहिदा उस वक्त हो ना कि जब दूसरा पार्टी जो है, एक्स पार्टी जो है, मेरा ख्याल है कि इसको ना मुआहिदा इब्राहिमी के मामले को OIC में ले जाना चाहिए और वहाँ डिस्कस करना चाहिए कि ये मुआहिदा इब्राहिमी जो है, क्योंकि अगर हम वो एक एक मुल्क पर ना दबाव डाल रहे हैं इस माहदे के लिए। पहले भी ऐसे ही किया, 2 मुल्कों पर साइन करवाए, फिर मजीद उसमें बढ़ा, अब वो एक एक मुल्क पर। तो इस्लामिक ममालिक को इकट्ठा होकर OIC में उसको लेके जाना चाहिए, मुआहिदा इब्राहिमी पर बात होनी चाहिए और उस पर एक जॉइंट जो है वो स्टेटमेंट जारी होना चाहिए कि जी अच्छा ठीक है, इस पे देखते हैं, तो ये चीज़ें पहले जो है वो ठीक होनी चाहिए। तो ये मामला जो है आखिर, अगर ये बात तो ठीक है कि अगर यही हालात रहे तो जो एक एक करके मुस्लिम ममालिक की सूरत हाल हो रही है, ऐसे ही सूरत हाल जो है वो बढ़ती जाएगी। अब ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये भी अपने अपने मफादात को देख रहे हैं। सही। अच्छा, वो ये देखते हैं कि अमेरिका के आगे जो है वो यूरोप खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्यों खड़े होकर अपनी तबाही करवाएं। अच्छा, फिर वो अपने बिजनेस को देख रहे हैं कि हमारे कारोबार मुतासर ना हो, हमारी जो है तरक्की का अमल मुतासर ना हो। तो ये जो सूरत हाल है वो यकीनन बज़ाहिर वो अपने आप को मजबूत होता देख रहे हैं, लेकिन वो उनको कमज़ोर कर रही है। ये सारी सूरत हाल इन ममालिक को मजबूत करने की बजाय कमज़ोर कर रही है। ब्रेक लेना चाह रहे हैं? नहीं सर, तो वो बज़ाहिर जो है इस सारी सूरत हाल जो है इन ममालिक को कमज़ोर कर रही है। इस्लामिक ममालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा और फिर ये आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बात तो हमारे जो इनकी ठीक थी। अच्छा सर, इसी के साथ ही अब अगर हम बात करते हैं अपने पाकिस्तान के हालात की बात कर लेते हैं। ईद की खुशियों में एक नया तोहफ़ा जो है वो हुकूमत ने दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो बड़ी कमी जो है वो की है कल। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या अब आवाम को कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि हुकूमत ने तो बड़ी कोशिश की है कि हम महंगाई को रोक सकें, मगर महंगाई जो थी वो किसी हद तक तो रुकी, मगर मुकम्मल तौर पर उस पर काबू नहीं डाल सकती थी। अच्छा, ये जो सूरत हाल है पेट्रोल वाली, तेल वाली, डीज़ल और पेट्रोल वाली, ये तो हमारे साथ, हमारी हुकूमत के साथ क्या मसला हो रहा है कि IMF के मुआहदे के मुताबिक हमने तकरीबन 100 रुपये लेवी आयद की हुई है। मैं तकरीबन 19-20, कभी ऊपर हो जाता है नीचे हो जाता है, तो लेवी आयद की हुई है पेट्रोल और डीज़ल पर ना। डीज़ल पर अभी कम है और अभी ये जो हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को एडजस्ट किए, इसमें हमने डीज़ल पर 10 रुपये 83 पैसे, तकरीबन 11 रुपये सब्सिडी, वो लेवी जो है वो बढ़ाई है और पेट्रोल पर कम की है। तो आप ऐसे समझ लें कि ये तो एडजस्टमेंट की है हमने, ठीक है ना, कि लेवी उधर बढ़ा के, पहले हमने पेट्रोल पर लेवी बढ़ा दी थी और डीज़ल पे कम की थी कि डीज़ल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो डीज़ल को कुछ उसके रेट कंट्रोल रखे जाएं। अब हमने जो है वो उधर लेवी बढ़ाकर पेट्रोल पर कम करके डीज़ल पे बढ़ाई है 11 रुपये। अब ये है कि तकरीबन पैसे तो बराबर हो गए हैं। 382 अब जो दस्तयाब होगा पेट्रोल पंपों पर, तकरीबन 382 रुपये डीज़ल और 383 रुपये जो है वो पेट्रोल दस्तयाब होगा। ये अब अभी भी कोई कम तो नहीं है। 383 रुपये जो है, 383 रुपये जो है वो आप ज़रा सोचें ना कि जब आप ट्रक का या ट्रांसपोर्ट, बड़ी ट्रांसपोर्ट का जब आप टैंक फुल करवाते हैं तो कितने पैसे लग जाते हैं। अभी ट्रांसपोर्टेशन इसी वजह से बहुत महंगी है। फिर अच्छा, जो पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ मोटर बाइक्स बड़ी तादाद में हैं और लोगों को बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना है। अगर आप 400 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो दिन में अगर बहुत ही कम आपने इस्तेमाल कर लिया तो 1 लीटर तो हो ही जाता है ना मोटर बाइक में। तो 1 लीटर का मतलब ये है कि अगर 1000 रुपये की दिहाड़ी आप कमा रहे हैं तो 400 रुपये आपने सीधा सीधा फ्यूल में लगा दिया और 400 रुपये की जो है वो कम से कम 500 रुपये की आपने LPG ले ली घर। सर अब ओवरऑल लास्ट मिनट हमारे पास, पूरी डिस्कशन को सम अप करते हैं, कहना चाहेंगे जो ओवरऑल सिचुएशन हमने, एक तो ये है कि ये अच्छा हुआ कि चलें 22 रुपये की कमी हुई, उससे ये है कि कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ी सी सपोर्ट मिली है लोगों को और हम तवक्को कर रहे हैं कि आइंदा भी जो है ना ज़रा सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। एक इसमें उम्मीद की किरण ये है कि हुकूमत बहुत फोकस किए हुए है कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर माशी सरगर्मियाँ तेज़ हों और माशी सरगर्मियाँ तेज़ करने में चाइना के दौरे में जो है जो चीज़ें साइन हुई हैं उनका बड़ा हाथ होगा। तीसरा अहम मामला ये है कि 5 जून को बजट आ रहा है, ठीक है, और बजट जो है उसमें इस वक्त हुकूमत के और बजट बनाने वाले तो सर जोड़ के बैठे हुए हैं, IMF का डंडा भी सर पर है और पाकिस्तानी जो है वो ऐसे काँप रहे हैं कि उनके साथ क्या बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से मुसलसल हर साल
अपना जो टैक्स का टारगेट है उसको बढ़ा देते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सर बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आने वाला बजट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान अवाम दोस्त बजट बनाए। कहती तो हर दफ़ा यही है कि अवाम दोस्त है, मगर अब वाकई उसे अवाम को की जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बजट जो है वो सेट करना होगा, ताकि अवाम जो है वो आने वाला साल जो है वो बेहतर अंदाज से गुजार सके। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मेरे साथ नए मेहमान होंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हकीम मोमना साहिबा मौजूद हैं। हमने ईद गुजारी है, ईद पे बड़े लजीज किस्म के पकवान जो हैं वो हमने खाए हैं, चटपटे किस्म के खाने जो है वो हमारे घर में बनते रहे, और उसके बाद गर्मी थी, जाहिर सी बात है, और गोश्त जो होता है वो गर्म होता है। और जब कुर्बानी के गोश्त की बात करें तो इस वक्त जो है वो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त को कंज्यूम कर रहे होंगे, और जिसमें गर्मी भी हो रही होगी, और इस वक्त जो है वो, और इस वक्त अच्छा ये बताइएगा कि क्या कहेंगे कि गोश्त के हवाले से कि गोश्त। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। ईद जो है वो गुज़र रही है, ईद का चौथा दिन है, और ज़ाहिर है चूँकि बकर ईद है तो गोश्त के साथ मनाई जा रही है। देखें, गोश्त बेसिकली एनर्जी हमें देता है। हम गरम का यूजुअली लफ्ज़ गरम नहीं होता, एनर्जी देता है। तो हम चूँकि एक आम रूटीन से हटके गोश्त को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आम तौर पर वो बकर ईद का जो गोश्त है वो हम कहते हैं जी रिएक्शन कर गया। तो बाद लोग बकर ईद पे वो गोश्त खाना पसंद भी नहीं करते। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि हमें बगैर पानी लगा खालिस गोश्त बकर ईद पे ये दस्तयाब होता है। हाँ जी, बाकी तो आम दिनों में तो जो कसाई हैं वो जिस तरह भी हमें देते हैं हमने यूज़ करना पड़ता है। तो अब इसमें मसला सिर्फ क्वांटिटी का है कि आप किस क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल खालिस गोश्त होता है और प्योर होता है, तो वो ज़ाहिर है उसमें फुल एनर्जी लेवल भी वो हमें दे रहा होता है। वो एनर्जी लेवल के ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में प्रोटीन लेवल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे मैदे को और जिगर को ज़्यादा काम करना पड़ता है और हम एग्जॉस्टेड भी फील करते हैं। तो हम कहते हैं जी हमारे जो कुर्बानी का गोश्त है वो भारीपन पैदा कर रहा है। अच्छा, तो इसे बेहतरीन तरीका फिर क्या है कोई गोश्त को, चाहे वो कुर्बानी का हो या कोई भी हो, उसे किस तरीके से हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसमें ये है कि कोशिश ये करें कि गोश्त के साथ कुछ सब्ज़ी ऐड कर लें। अच्छा, जैसे आजकल का मौसम है, जैसे अब हम कह रहे हैं कि गोश्त हाई लेवल ऑफ एनर्जी है इसमें, अगर आप इसके साथ ठंडी सब्जियां मसलन तोरी के साथ पका लें, कद्दू के साथ पका लें, टिंडे तो बिल्कुल नाम सुनना भी बाज़ बच्चे पसंद नहीं करते, बट ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप किसी ना किसी सब्ज़ी को अगर ऐड करके गोश्त को बढ़ाएंगे तो आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। अच्छा, अमूमन हमने देखा है कि जो मिडल फैमिलीज़ होती हैं, मीडियोकर फैमिलीज़, वो गोश्त अलहदा बनाएंगी, दाल अलहदा बनाएंगी, सब्ज़ी अलहदा बनाएंगी। ठीक है, तो ये ट्रेंड जो है कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है इसे एडजस्ट करना कि गोश्त में सब्ज़ी डालकर पकाना। देखिए, असल में ये है कि अगर तो आप टाइमिंग सेट, जैसे मेरा ये है, यूजुअली मैं यूँ करती हूँ कि मैं भी सब्ज़ी में यूजुअली गोश्त नहीं डालती, लेकिन मैंने चेंज इस तरह से कर लिया कि दोपहर के टाइम सब्ज़ी कर ली, रात को गोश्त कर लिया, वो बैलेंस आउट हो गया। यानी अगर आप मिक्स नहीं कर रहे तो आप एक टाइम यानी गोश्त आपका स्किप हो गया ऑटोमेटिकली। जब हमने दोपहर के टाइम दाल कर ली या दोपहर के टाइम सब्ज़ी कर ली तो एक टाइम गैप आ गया ना आपका, तो और फिर रात को हमने गोश्त कर लिया। तो ये भी बैलेंस, अगर आप मिक्स करके नहीं पकाना चाहते, क्योंकि हर घर का एक पैटर्न बन चुका होता है, तो आप इस तरह डिवीजन कर लें कि नाश्ते को हम इन पैरामीटर्स पर डिवाइड कर लेते हैं, दोपहर खाने को इस तरह से और रात के खाने को इस तरह। अच्छा, अब अगर कुछ लोग होते हैं जो कि गोश्त लवर होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि बस हमें गोश्त ही मिले, सब्जियां हम अवॉइड ही करें, तो फिर जिगर और उनके मैदे पर उसके असरात क्या होते हैं? ख़ास तौर पे ये मैं बात करूँगा उन बच्चों की जो कि जिम कर रहे हैं। अब आप अगर देखें कि जो जिमर्स हैं, ये जो अपने आप को मस्कुलर फिजिक में लाना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले जिम वाले कहते हैं जी कि आप गोश्त बढ़ा दें अपना, और रोटी कम कर दें, सब्जी कम कर दें, सब्जी अगर कीमा खिलाया जाता है उन्हें। हाँ जी, ऑब्वियसली। और फिर वो मछली, गर्मियों में भी मछली खाएंगी आप, और चिकन ब्रेस्ट खाएं। तो इस हवाले से ज़रा ये थोड़ा सा बताएं कि फिर उनके जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है, मैदे की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं,
तो फिर उनको न्यूट्रलाइज किस तरीके से रखें? अच्छा, जहाँ तक जिम का तो एक अलग पैटर्न आ गया कि जिम में चूंकि आपकी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, तो इसलिए वो कहते हैं कि आपने अपने प्रोटीन लेवल को बढ़ा देना है, क्योंकि जितना आप घंटा, आधा पौना घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा तो जिम करते हैं, तो वो एनर्जी उतनी कंज्यूम हो जाती है। तो प्रोटीन यूज़ करवाने का मकसद ये होता है कि उस जिम के बाद आप एग्जॉस्ट ना हो, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। लेकिन आम रूटीन में आप इतना गोश्त खाएंगे तो आपके लिए फैटी लीवर की, अच्छा मैं मेन रीज़न आपको बताऊँ कि ये नहीं है कि आप ज़्यादा गोश्त या ज़्यादा खुराक ले रहे हैं, ज़रा वो भी हैवीनेस तो पहले, उसकी एक वजह ये हम खाना खाने के बाद फ़ौरन जो लेट जाते हैं या रेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, फ़ौरन खाना खाने के बाद कभी भी रेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो फिर अगर अमूमन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खाना खाने के बाद गनूदगी आना शुरू हो जाती है, जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी जो है वो अपना मेटाबॉलिज्म जो वो काम करना शुरू करता है, उसका एनर्जी वो आपके जिस्म से ही ले रहा होता है उस खाने को हजम करने के लिए, तो फिर बॉडी जो है वो एकदम डिप्रेस होना शुरू हो जाती है और वो कहती है कि बस मुझे सुला दो ताकि मैं अपनी एनर्जी को वापस रीगेन करूं। अच्छा, उसमें ये कि आप रेस्टफुल कंडीशन में इस तरह चले जाएं, चेयर पे बैठ जाएं, ठीक है ना कोई ऐसा काम कर लें जो आप चेयर में, कोई बुक रीडिंग कर लें, कुछ इस तरह कर, फ़ौरन लेटे नहीं, क्योंकि अच्छा अब गनूदगी होती क्यों है खाना खाने के बाद? बेसिकली हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है स्टमक की तरफ, यानी कि क्योंकि ब्लड जो है वो डाइजेशन की तरफ के काम में लग जाता है ना, तो हमारी जो दिमाग की तरफ ब्लड की मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपको गनूदगी होती है। तो कोई ऐसा हल्का फुल्का काम कर लें, कोई चलने फिरने वाला हो, क्योंकि जैसे हम ख़वातीन हैं, मैं को किचन में देख लेती हूँ, कोशिश मेरी अब यही होती है कि मैं बिल्कुल भी खाना खाने के बाद ना लेटूँ, चेयर अपनी टेबल के करीब रख लेती हूँ, तो वो कोई बुक छोटी मोटी पढ़ने लग गए, कोई न्यूज़पेपर, यानी एट लीस्ट 1 घंटा कहा जाता है कि खाने के बाद आपको बिल्कुल नहीं लेटना, और ये हकीकत है कि हमें खाना खाने के फ़ौरन बाद तलब होती है। अब कई लोग ऐसे होते हैं, जब आपने फैटी लीवर की बात की है तो सोशल मीडिया हमारा जो यूट्यूब है उसके ऊपर वो कहते हैं ना कि नीम हकीम ख़तरा ईमान, और वो इस तरह नीम हकीम जो है वो ख़तरा जान, तो इस तरह के लोग जो हैं वो बड़े आ रहे होते हैं, वो अपनी अपनी जो है ना बातें वहाँ पर व्यूज़ लेने के लिए कर देते हैं, आप ये टोटका इस्तेमाल कर लें, ये टोटका इस्तेमाल कर लें, तो बेहतरीन जो टोटका है या जो घर के मसाला जात हैं फैटी लीवर को ख़त्म करने के लिए वो क्या हो सकते हैं? देखिए, आप अपने जब गोश्त पकाए ना तो उसमें 3-4 चीज़ें मस्ट हैं। एक, अगर आप उसमें सफ़ेद ज़ीरा यूज़ करते हैं, अगर आप अजवाइन यूज़ करते हैं, आप उसमें अदरक यूज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसके गोश्त की डाइजेशन लेवल बढ़ जाएगा। जब उसके डाइजेस्टिव लेवल बढ़, अच्छा, और उसी तरह से देखें ना, अजवाइन और अदरक जो है पेट में गैस और अफारा नहीं होने देते, तो ऑटोमेटिकली जब डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी और वो जल्दी चीज़ हज़म हो जाएगी, तो फैटी लीवर के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे घर में ही मिसाल, काली मिर्च बहुत अच्छी चीज़ है, काली मिर्च को अगर आप उसमें शामिल करें तो उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट अपने सालन में ज़रूर रखें कि जो कि आपकी उसके। अच्छा, कोई ऐसा तरीक़ेकार है कि लाल मिर्च, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग चटपटा खाना पसंद करते हैं कि थोड़ा सा ज़रा ज़बान के ऊपर लज्जत ज़रा तारी हो जाए, तो वो लाल मिर्च ज़्यादा डलवाते हैं कि भाई चटपटा हो जाए, फैमिलीज़ के अंदर होता है, तो लाल मिर्च का कोई नेमो बदल है? क्योंकि लाल मिर्च भी तो अब 2 नंबर तरीके से आना शुरू हुई है मार्केट में। देखिए, अगर आप अब तो खैर साबुत मिर्चें मिल जाती हैं, आप खुद अपने सामने, ये आटे की चक्की होती है, वहाँ से जाके पिसवा लें, थोड़ी सी मेहनत का काम है, तो लेकिन ये कि लोग अब इस तरह कर रहे हैं। हिकमत इसमें क्या कहती है कि आप एज अ हकीम? देखिए, लाल मिर्च जो है वो कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में हेल्दी नहीं रही, कभी भी लाल मिर्च, और कोई भी होगा, अच्छा, उसका नेमुल बदल वैसे काली मिर्च ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में ली जाएगी वो आपको ज़्यादा ख़राब करेगी। तो कोशिश ये करें कि ये स्लो एंड ग्रेजुअल है। अच्छा, ये डिपेंड भी करता है कि जैसे हमारी अम्मी शुरू से ही खाना, जब हम बचपन से खाते हैं तो बिल्कुल हल्की हल्दी और बिल्कुल हल्की लाल मिर्च, वो हमारे घर में का मशहूर था कि ये तो बीमारों वाला खाना खाते हैं, तो वो हमें अब आदत है, अब हमें ज़्यादा मिर्चों की आदत ही नहीं, तो स्लो एंड ग्रेजुअल आप कम कर सकते हैं उसको। कोशिश ये करें कि जो मिर्च मिसाले बने बनाए मिलते हैं ना, जैसे कोरमा मिसाला, फलाम मिसाला, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हायर होती हैं। कोशिश करें कि सॉलिड फॉर्म में, मतलब आपने सफ़ेद ज़ीरा डालना है तो खुद डालें, आपको पता हो ये सफ़ेद ज़ीरा मैं डाल रही हूँ, ये लाल मिर्च डाल रही हूँ, हल्दी, उससे भी आपकी एसिडिटी लेवल स्टमक में कम होता है। मैंने देखा है जो प्रिपेयर्ड मिसाले हैं वो भी एसिडिटी लेवल को कुछ ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
अच्छा, इसी के साथ ही जब हम ईद के हवाले से बात करते हैं खानों की, तो ईद ये वाली जो है ईद उल अज़हा, इसमें खाने ही चलते हैं अब तो, बल्कि सारी ईदों पर ये ट्रेंड बन चुका है, दो ईदें हमारे पास, तो उसमें ट्रेंड यही होता है कि बस खाने हो, पकवान हो, दावतें हो। तो हम बदहज़मी इतनी ज़्यादा कर जाते हैं, बदपरहेज़ी सॉरी इतनी ज़्यादा कर जाते हैं कि हमें ये नहीं ख्याल रहता कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी बढ़ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल को ज़ाहिर से जब खा तो लिया, दिल कर रहा है। अब एक मरीज़ है जिसे ब्लड प्रेशर का मसला है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, वो अब उसके सामने कोई रिवाज वाली बोटी आ जाती है तो वो ये कहता है कि यार अब इसे खा ही लेते हैं। खाने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो फिर बाद में पीट रहा होता है कि यार मैंने खाया क्यों। तो यूरिक एसिड वाले का भी साथ यही होता है कि यार बड़े का गोश्त उसे मना होता है, अब वो बकरा ईद का गोश्त तो लाजमी सी बात है चख लेगा, चखने पर ही उसका काम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो वो क्या एहतियात करे कि जब अगर वो खुदा न खासा ऐसी कोई चीज़ खा लेता है तो उसे फौरी तौर पर जब याद आए कि यार मैंने गलती कर दी, तो न्यूट्रलाइज किस तरह कर सकते हैं उसे? दही का इस्तेमाल, अच्छा सालन हम वो बना लेते होते हैं, रायता बनाते हैं, रायता हमारे घरों की रिवायत है कि सालन के साथ फिर रायता ज़रूर इस्तेमाल करें। और रायते में भी हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, इनको अच्छी तरह से कूट कर एक हरी मिर्च ले लें, आप बनाएंगे, अदरक डाल लें बेशक, उसमें एक लहसुन खून को पतला करता है। अच्छा, हाँ जी, लहसुन खून को पतला, इसलिए देखिए हमारी हांडी में मेन हम लहसुन और प्याज डालते हैं। लहसुन जो है बेसिकली वो खून को पतला करता है, और हम जो मतलब कि खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो अगर हम उसको मुनासिब मिकदार में सालन में यूज़ करते हैं तो हमारे वो खून को पतला करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि दही का साथ इस्तेमाल करें। अच्छा, इसी के साथ ही एक और सवाल आता है कि हम जब गोश्त बना रहे होते हैं तो कई ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनसे गोश्त गलता नहीं है, तो वो फिर कुछ पाउडर्स का इस्तेमाल करती हैं जिसमें पपैया का पाउडर होता है, और आई डोंट नो और कौन कौन से होते हैं, ये फीमेल्स को ज़्यादा पता हाँ, मुझे। वो बाजार में कचरी पाउडर भी कचरी मिलता पाउडर है और पपीता का भी मिलता है। तो क्या ये सेहत के लिए बेहतर है या उसे अपने वो जो गोश्त है उसे खुद ही गलना चाहिए? देखिए, गोश्त बहुत कम ऐसे, कुर्बानी के गोश्त में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई गोश्त ऐसा हो जो कि देर से गले, क्योंकि बिल्कुल वो फ्रेश होता है वो। बल्कि इवन कि अगर आप उसमें देखें गोश्त की बोटी के साथ एक हल्की सी थोड़ी थोड़ी चर्बी भी होती है। जी। अगर आप उसी के अंदर उसे देखें तो वो चर्बी आप एक्स्ट्रा ऑयल ना डालें, उसी में पका लें, वो जल्दी गल जाता है। ये बाज़-औक़ात इशू होता है जब हम बाज़ार से आम रूटीन में गोश्त लेते हैं ना, और उसको पानी लगाया गया और वो पानी इतना हो गया, पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया और वो हार्ड हो जाता है। तो यूजुअली ये कि प्रेशर कुकर ठीक रहता है, प्रेशर कुकर में पकाएं तो ये मसला नहीं होगा। लेकिन मैंने कुर्बानी की गोश्त में ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखा, क्योंकि ज़ाहिर है नहीं तो खुद आदत है, मैं अपना जानवर खुद कुर्बानी करवाती हूँ, फिर गोश्त भी खुद बनवाती हूँ, भाई इस तरीके से बनाओ। तो मेरा कसाब जो है वो खासा तंग होता है कि ये काम है आगे, तो मैं वो खुद बनवाती हूँ। लेकिन ये कि मतलब खुद बनाना, खुद संभालना, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुर्बानी का गोश्त हार्ड निकला हो। अच्छा हकीम साहिबा, ये बताइएगा कि सबसे बेस्ट इसके लिए जो कहवा जिसे हम कहते हैं कि आम ज़बान में हमारी ख़वातीन जो हैं वो देख रही होंगी, हमारी बहनें जो हैं वो देख रही होंगी हमारा शो, तो वो ज़्यादातर यही सोचती हैं कि हमें कोई ऐसा कहवा मिल जाए जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल जो वो कम हो जाए। सिंपल से ये है कि आप एक सौंफ और अदरक का कहवा बनाएं, बस। अच्छा, कहवे तो कई किस्म के आते हैं, कई किस्म के, लेकिन मैंने सिंपलेस्ट इसलिए कहा कि बाज़ चीज़ें बाद लोगों को ना रिएक्ट कर जाती हैं। अब कहवाज़ आर मल्टीपल कहवाज़ आते हैं, ये सिंपलेस्ट मैंने कहा जो कि किसी को रिएक्ट नहीं करेगी। अच्छा, छोटी इलायची है, छोटी इलायची हमारे डाइजेशन को बढ़ाती है। मुंह में एक छोटी इलायची आप रख लें, उसको च्यू करते रहें। अच्छा, उसके दो बेनिफिट्स हैं, आपका जो है एक तो माउथ में से स्मेल भी नहीं आएगी, माउथ स्मेल का भी मसला। अच्छा, माउथ स्मेल से याद आया मैडम, माउथ स्मेल जो है वो तो मैदे से कनेक्टेड होती है। कनेक्टेड है लोग। अच्छा, लोग पता क्या करते हैं, लोगों के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो ये होता है कि वो अपने माउथ को मुंह से कन्वर्ट कर लेते हैं कि यार ये इसके साथ कनेक्ट है, दांत ब्रश करो, टूथपेस्ट चेंज कर लो, हमारा जो 5-5, 6-6 मिनट तक ब्रश को करते रहो। अच्छा, ज्यादा तेज ब्रश करना भी जो है वो नहीं, वो तो ब्रश का एक अलग तरीका है। जी। तो ज़रा लोगों को थोड़ा सा ये बताएं कि जो माउथ की स्मेल होती है वो
कनेक्टेड किससे होती है और उसे किस तरह बेहतर किया जा सकता है? देखिए ज़्यादातर इसका वही आप वाली बात बिल्कुल सही है, स्टमक से है। स्टमक में जब तेज़ाबियत का लेवल बढ़ता है, बाज़ लोगों का जब एज के साथ साथ तेज़ाबियत कंट्रोल नहीं होती, बढ़ जाती है, तो उनके ना गले में भी इन्फेक्शन रहने लग जाती है, गला भी ख़राब रहने लग जाता है। उसकी वजह है कि ये रिवर्स जो है वो तेज़ाबियत होती है। तो उसमें फिर यही है कि उसमें आप यही सफ़ेद ज़ीरा और छोटी इलायची का पाउडर बना के रखें। अब ये सिंपलेस्ट है, मैं चीज़ें सिंपलेस्ट बता रही हूँ जो कि न्यूट्रल है, सब यूज़ कर सकते हैं। यानी घर के अंदर आपके वैसे किचन के अंदर आप चीजें रख मौजूद लें, होती किचन में मौजूद हैं। हर बंदा छोटी एक चुटकी दिन में 3-4 दफ़ा खा ले तो उससे और अगर उसमें अगर आप मीठा सोडा ऐड कर लें तो वो आपकी तेज़ाबियत को और न्यूट्रलाइज कर। आप देखें बच्चों को ग्राइप वाटर आप देते हैं, वो मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके इंग्रेडिएंट में पीछे देखें लिखा हुआ। अच्छा जी। और ये जो हम इनो पीते हैं और जो दूसरे जी इनमें डाइजेस्टिव होता है, बिल्कुल मीठा सोडा होता है। मीठा सोडा आपकी बॉडी को अल्कलाइन करता है, तो न्यूट्रलाइज करता है, तेज़ाबियत को कट करता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा जो है जितना मसलन अगर आपने जो है वो ज़ीरा और छोटी इलायची ली है, उसमें बिल्कुल एक पिंच जो है वो आप डालेंगे मीठे सोडे की। बस एक और पिंच। जी, और वो अगर आप लेते हैं दिन में 3-4 दफ़ा थोड़ी मिकदार में, तो वो बड़ा अच्छा आपको हेल्दी इफेक्ट देगा। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा क्या जो हम मसाला जात बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब ईद गुजरी है तो सब ने शुरू किया हुआ था जी कि हम रान बरोस करवा लें और उस पर भी मसाला जात होते हैं, फिर टिक्के भी बनवा लें, वो उस पर भी मसाला जात होते हैं, और फिर कढ़ाई बनवा लें, वो भी मसालों से भरी होती है। तो हम तो यूँ समझ लें कि एक बल्क में मसाले जो हैं वो अपने जिस्म के अंदर डाल रहे हैं, और जब वो अच्छी खासी हीट पैदा कर देते हैं, तो इनसे बचा किस तरह जा सकता है कि लोगों को किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं इस चीज़? देखें, हमें ये तो कहा गया है कि हर चीज़ इत्तदाल के साथ इस्तेमाल करें। जब आप मुसलसल हफ्ता 10 दिन गोश्त नहीं खा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन तो दिखाएगी। उसमें सैलड साथ लें लाजमी। अच्छा, सैलड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सैलड मसलन बंद गोभी है, लोगों को गाजर बंद है। गोभी से ही तो इशू होता है सबसे ज़्यादा, जो मैंने देखा है और पढ़ा भी है कि बंद गोभी जो है वो आपके मैदे में गैस पैदा करने का सबसे बड़ा मसला वही है। जबकि अगर देखा जाए कि लोग जो हैं उनको ज़्यादातर जो है वो बंद गोभी जो है वो लेटस इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आपने देखा होगा अमूमन जो हमारे ये सब्जियों की दुकानें होती हैं उस पर कागज़ के अंदर रैप हुआ होता है, जो कि आपके जिंगर के ऊपर भी लगा के दिया जाता है। तो अगर इस पर मज़ीद अभी आगे बात करते हैं, वक्त हुआ जी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डॉक्टर साहिबा जो हकीम साहिबा हमारे साथ हैं उनसे बातचीत जो वो जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मैमूना साहिबा मौजूद हैं और हकीम हैं पेशे से, और उनसे अब ईद के बाद के जो मामलात होते हैं जिस्म के साथ उस पर डिस्कशन जो है वो जारी है। तो हकीम साहिबा ये बताइएगा कि अब अगर देखा जाए तो हम लोग जो हैं वो ईद का गोश्त जो है वो हम फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। अब होता यूँ है कि लोग कई ऐसे हैं, जाहिर सी बात है कि अब जो लोअर क्लास तबका वो फ्रीज़ कर देता है और वो महीनों तक जो है उसे इस्तेमाल करता है। तो क्या ये आया सेहत के लिए वो गोश्त जो है वो सेहतमंद ही रहता है या मुज़र सेहत बन जाता है? अच्छा, इसमें 2-3 बातें हैं कि एक तो ये है कि गोश्त के आपने छोटे छोटे पैकेट्स बनाने हैं और उसको आपने यानी कि बड़ा वो पीस नहीं, बड़े पैकेट्स नहीं। अच्छा, बाज़ लोग क्यों करते हैं, बड़े पैकेट बना लिए, जो पकाना है डीप फ्रीज़ किया उसे, फिर उसको जो है वो नॉर्मल पानी में ले गए, फिर उसको वापस वो ख़राब हो जाएगा। छोटे छोटे पैकेट्स बना लें, आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी फैमिली में एक वक्त में कितना जो वो और अगर मेहमान आ गए तो आप 2 पैकेट बना जो है उनको पका सकते हैं। तो एक तो छोटे छोटे पैकेट बनाएं। दूसरा ये कि गोश्त को पानी नहीं लगाना, यानी गोश्त को आप धोए बगैर ही फ्रीज़ करेंगे, और जब आपने पकाना होगा उस वक्त आप निकालें, उसको पानी में थोड़ी देर भिगो दें। एक तो उसकी फ्रीजिंग कम हो जाएगी और उसको फिर धो के एक दफ़ा जो है वो पकने। तो कभी भी गोश्त को पानी नहीं लगाना आपने। ठीक हो गया। उसके बाद ये कि 15 से 20 दिन तक तो अच्छा है कि आप वो हेल्दी रहता है गोश्त।
हद मैक्सिमम आप 1 महीना कर लें, लेकिन कोशिश ये करें कि महीने से ज़्यादा उसको, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुर्बानी का ये कॉन्सेप्ट रखा ना कि तकसीम कर दें। तो क्योंकि इंसान की फितरत लालची है कि जी मेरे इतने पैसे खर्च हुए हैं तो मैं ये फरीज कर लूँ। उसमें जब अल्लाह ताला ने 3 हिस्से कर दिए कि एक गरीबों का हिस्सा है, एक रिश्तेदारों का है, एक आपका अपना हिस्सा है, जब आप हिस्से जो है वो खुले दिल से और सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इतनी क्वांटिटी ही आपके पास बचेगी जो कि 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो छोटे पैकेट्स बनाएं और फ्रीज़र में उनको रखें, और ये कि उनको पानी लगा के, बिल्कुल नहीं कि धो के आप रखें, तो फिर इसकी जो है वो लाइफ बेहतर हो जाती है। अच्छा, ईद पर खाना खाने का एक मामला ये भी होते हैं कि अब कंटिन्यूसली इतना गोश्त होता है कि घर वाले कहते हैं कि भाई बस अब गोश्त भी ख़त्म करो, तो जल्दी जल्दी भाई इसे पका पका के खाओ भाई जितना भी हो सकता है, तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस वज़न, बढ़ते हुए वज़न को किस तरीके से रोका जा सकता है? बढ़ते हुए वज़न को वही जो हमने आपको कावे बताए हैं, कावे आप लौंग देखें, लौंग का कावा भी है, दालचीनी का कावा है, अदरक जो है वो आपके वज़न को नहीं बढ़ने देता। अदरक और सौंफ का मैंने कहा, सौंफ और अदरक आपके, अजवाइन का कावा है, अजवाइन आपके वज़न को नहीं बढ़ने देता, और इसलिए अगर आप पकाने में भी ऐड कर लेते हैं तो मैंने कहा कि आपका डाइजेशन तेज़ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको फैटनेस की तरफ नहीं लेके जाएगी। लेकिन बात वही है कि जब हम रूटीन में इतना गोश्त नहीं खाते और रूटीन से हटकर जब चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, इतदाल से हटी हुई जो भी चीज़ है ज़ाहिर है वो नुकसान देती है। अच्छा, कई लोग हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है और शुगर भी है। गोश्त खाने से, मैंने अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर भी रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल वाले अफराद के लिए गोश्त खाना या यूरिक एसिड वालों के लिए गोश्त खाना बड़ा मसला क्रिएट कर देता है। मगर वहीं दूसरी जानिब जब शुगर वाले पेशेंट्स की बात करते हैं हम, तो शुगर वाले पेशेंट्स जो हैं वो गोश्त खाते हैं तो उनके शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो किस तरीके से वो, अब गोश्त तो खाना है क्योंकि ज़िंदा रहना, तो क्या एहतियात कर सकते हैं, या खाने के बाद क्या कोई ऐसी हिकमत के अंदर कोई जड़ी बूटी या दवाई या कुछ है जिससे तो हमें इंग्रेडिएंट्स तो खासे हमने डिस्कस कर लिए। एक चीज़ जो कि डिस्कशन में रह गई है वो है हमारी वॉक, हल्की फुल्की वॉक जो है। वही एक तो वह है कि खाने के बाद आपने फ़ौरन लेटना नहीं है, और वॉक आप अपने घर के अंदर ही करें। जैसे बुजुर्ग अफराद हैं वो घर से बाहर नहीं जा सकते, घर में छोटा मोटा सहन है या बरामदा है, या अपने कमरों के अंदर ही वॉक कर लें। आप स्टिक के साथ चलते हैं, चला नहीं जा सकता, एक एज आ जाती है, कमरों के अंदर ही वॉक कर लें चंद कदम, ठीक है ना। इससे आपकी असल में मसला तब क्रिएट होता है, हमने खा लिया और हम बैठे रहे, हमने खा लिया और हम बैठे रहे, फिर उठे, पकाया और खाया और बैठे रहे, उसके आपकी बॉडी जो है वो मूव ही नहीं कर रही है। तो इसलिए आप ये देखें ना कि ये मजदूर लोग यूजुअली जो है वो मोटापे का शिकार नहीं होते। अब ये देखें, हम आम रूटीन में कितनी, एक रोटी खा लेंगे, ये 2-2 3-3 रोटियां भी खा जाते हैं। तो उसकी वजह क्या कि उतना ही ये कंज्यूम कर लेते हैं। हम पकाया, खाया और बैठ गए। वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है, और 10 से 15 मिनट की वॉक। अच्छा, लोग क्या करते हैं, वॉक जी जोश चढ़ा, वॉक शुरू कर दी, पहले ही दिन 1 घंटे की वॉक की, अगले 10 दिन बीमार होके बैठ गए। ये चीज़ नहीं है। आप 5 से 10 मिनट से वॉक शुरू करें, और हद मैक्सिमम 15-20 मिनट की अगर आप डेली करते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। एक नॉर्मल और ब्रिस्क आराम से वॉक करें। अगर आप ज़्यादा नहीं, आपको कोई हड्डियों का इशू है तो आप आराम से वॉक करें, ये नहीं कि बिल्कुल ही ना करें। तो आप वॉक करेंगे तो भी वो आपका जो है वो खाना हजम होगा, तो ज़रा शुगर लेवल और आपका ब्लड प्रेशर जो मेंटेन रहेगा। मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। अब ये हिकमत की तरफ आ जाते हैं, तो हिकमत के अंदर कुछ काम होते हैं जड़ी बूटियों से, तो हो गए घर के टोटके। अब हम जड़ी बूटियों की तरफ आते हैं कि पंसारी की दुकान से फलानी जड़ी बूटी और फलानी जड़ी बूटी, तो ये कौन सी जड़ी बूटी जो है वो हमारे जिस्म के लिए, मैदे के लिए जो है वो ठंडक बख्शती है? क्योंकि तासीर मुल्तान का जिस तरह का टेम्परेचर है, एक तो पहले ही टेम्परेचर जो है वो हमें फील्स लाइक 50 डिग्री, और उसके बाद फिर गोश्त खाकर वही फील्स लाइक अंदर इंटू 60 डिग्री और 70 डिग्री कि जी दिमाग हमारा फिर 70 डिग्री के ऊपर पहुंचा होता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी जड़ी बूटी जो इस्तेमाल करें? देखिए, ठंडी चीज़ें, अब ठंडी चीज़ में सबसे दूर कहाँ जाए, पुदीना। आप अपना जो है वो सिंपल सा मोतदिल लें, शरबत बजूरी लें, और उसमें पुदीने के चंद जो है वो आप पत्ते ले लें और ग्राइंड करके और वो शरबत बना के बेहतरीन सा आप पिएं। अच्छा। सबसे सिंपल। गर्मियों में शरबत बजूरी जो है वो बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, लोग जो है वो बादाम और संदल की तरफ भाग रहे होते हैं।
नहीं नहीं, देखिए ये तमाम चीज़ें अच्छी हैं। मैंने आपको एक मुतदिल चीज़ बता दी कि सबके मिजाज को जो सूट वो करेगी तो ना। ठीक है, मगर बेहतर कौन सा, मेरा पूछने का मकसद नहीं, ये है। सबसे मेरे नज़दीक जो मैं यूज़ करवाती हूँ वो शरबत बजूरी है, वो मुतदिल है। उसमें आप जो है देखिए, आप लिम्का भी पीते हैं, उसमें भी लोगों ने पुदीना बेसिकली ठंडक पहुँचाता है बॉडी को, ठीक है ना। हमारे ये जो लोशन होते हैं ना, कूलिंग लोशन होते हैं जो कि हम बॉडी पे लगाते हैं, बॉडी हीटअप हो रही होती है, बेसिकली उसमें पुदीने का एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें जैसे सत पुदीना होता है, हम बेसिकली कहते हैं मिंट एक्सट्रैक्ट जिसे हम हाँ, मिंट एक्सट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं। तो पुदीना जो है वो कूलिंग इफेक्ट एक देता है। तो ये देखिए पंसारी की दुकान पे ये सूखे हुए भी मिल रहे होते हैं, यही जड़ी बूटियां कहलाती हैं, यही अद्वियात कहलाती हैं बेसिकली। तो आप पुदीने का इस्तेमाल करें, पुदीने का हल्का सा अगर एक आधा आप पत्ता खाने में भी मिला देते हैं पकाते हुए, तो खुशबू भी आएगी और ऑटोमेटिकली डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। तो सबसे ठंडी चीज़ें हैं, ठंडे मशरूबात लें। लेकिन अच्छा, ठंडे में मैं एक और चीज़ बताऊँ जो कि मैं अब फील कर रही हूँ कि गोश्त खाने के साथ लोग इंतहाई ठंडा पानी पी रहे हैं, वो गले में इन्फेक्शन हो रही है, गले ख़राब हो रहे हैं और बुखार हो रहे हैं। तो ये है कि नॉर्मल पानी, इसलिए घड़े का पानी हमेशा जो है वो पसंद किया जाता है। घरों में हमारे बचपन में घड़े होते थे, तो मैं तो अब ला के हर सीजन में घड़ा तो खैर वो ट्रेंड की वजह से नहीं रखते ना। नहीं, लेकिन अब ट्रेंड आ रहा है। अच्छा, तो ये घड़े के साथ साथ अब तो वो मिट्टी के कूलर्स भी आना शुरू, मट्टी के कूलर आ गए। आपने और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में रखना है तो मट्टी के कूलर रख लें, ठीक है ना। तो वो आप वो पानी पिए तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा। अच्छा, बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं कि बच्चे जो हैं फिर अब उन्हें कितनी मिकदार में एज के लिहाज से और वज़न के लिहाज से गोश्त जो है वो खिलाना चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए तो ऐसी कोई कैद नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो पिज़्ज़ा लवर्स हैं, ठीक है ना। बहुत कम बच्चे हैं जो कि गोश्त खाते हैं, और अगर वो खा रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड साइन के जी बकरे का गोश्त जो कि एनर्जेटिक है वो खा रहे हैं। उसमें डिपेंड करता है कि अगर बच्चे खेलते कूदते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, घर के अंदर कोई एक्टिविटीज़ है, तो फिर तो ठीक है। बच्चों में हमको कंट्रोल ऐसा डाइटरी प्लान देते नहीं, क्योंकि बच्चा ग्रोथ में होता है। हाँ, सिर्फ ये बच्चे के लिए ज़रूर कहा जाता है कि बच्चे की ग़िज़ा को आप चेक रखें कि उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सिर्फ गोश्त तो नहीं खा रहा, साथ फ्रूट्स भी ले रहा है, सैलड भी ले रहा है, रायता भी ले रहा है, चावल भी खा रहा है, रोटी भी खा रहा है। बच्चों को यूजुअली हम खुद भी एक खुराक का आदी कर देते हैं, फिर बाद में हम खुद ही परेशान होते हैं। तो बच्चा अगर हर चीज़ खा रहा है तो ठीक है, वो खाए, और अगर वो उसमें भाग दौड़ रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, तो फिर कोई हर्ज, अभी क्योंकि वो ग्रोइंग पीरियड में है। सही। तो फिर इसके साथ साथ बच्चों को अगर जितना भी आप ये बता रही हैं कि दें गोश्त, वो फ़ायदा मंद है, और साथ फल भी दें, तो इसी के साथ साथ बच्चों को सब्जियों की तरफ किस तरह लेकर आएँ? क्योंकि फिर बच्चे सब्जियां नहीं लाइक करते। नहीं, देखिए हम बच्चों को ना सब्जियां खुद भी नहीं दे, असल में थोड़ा सा हम वालिदैन का भी कसूर होता है। मेरा बेटा जो है वो शुरू में जब सब्जियों का मैंने उसे थोड़ा सा आदी बनाया, तो मैं उसको कहती थी कि देखो बड़ा मज़ा आ रहा है खा के। एक थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा एक बताना भी पड़ता है, आप टेस्ट तो करके देखें, मुझे तो बड़ा मज़ा। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें खानी शुरू कर दी। आप बच्चे के को टाइम दें, बच्चे के साथ बैठ के खुद खाएं कि एक बाइट आप लें, एक बाइट मैं लेती हूँ, या वालिद बैठ जाएं या वालदा बैठ जाएं, या बच्चे की घर में जिसके फ़र्द के साथ भी दोस्ती है तो ऑटोमेटिकली बच्चा। लेकिन अगर आप उसे डांटे डपटे नहीं ये खाओ, तो वो फिर कभी नहीं खाएगा। आप उसके साथ बैठ के वो चीज़ खाएंगे, वो लाजमी थोड़ा बहुत उसको खाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको आदत हो जाएगी। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं मशरूबात के ऊपर। अभी थोड़ी सी हालांकि आपने मुझे बताया तो है बजूरी वगैरह, मगर कई ऐसे लोग हैं जो कि गोश्त के साथ बोतल को पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि खाने के बाद फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा देते हैं। तो खाने के बाद कौन सा ऐसा फ्रूट है जो हमें खाना चाहिए, और कौन सा ऐसा फ्रूट है जो नहीं खाना चाहिए कि बाद में डायरिया की शक्ल न इख्तियार कर जाए? अच्छा, एक तो ये है कि फ्रूट वैसे हमेशा खाने से पहले लेना चाहिए। सही। जो कि रिकमेंडेड है चीज़ वो ये है कि फ्रूट हमेशा आप लें खाना खाने से पहले। तो बाकी फ्रूट कोई भी जो है वही वाली बात है, ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है चीज़ ख़राब करती है। अगर आप नॉर्मली ले रहे हैं तो कोई इसमें नुकसान। अच्छा, इसमें अगर मेरी जो नाकस सोच है वो ये कहती है कि लाइक खरबूजा और तरबूज हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, ये हमें खाने के बाद जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या ये सही है?
नहीं, खरबूजा और तरबूज में ना कुछ ये है कि जैसे खरबूजे और तरबूज को खाने के बाद आप पानी ना पिएं, ये कहा जाता है, ठीक है ना, पानी पहले पी लें क्योंकि इनमें ऑलरेडी पानी की में वो फिर पेट जो है वो एक जिसको हम कहते हैं फारा हो जाता है पेट में। तो ये है कि अदरवाइज ये है कि हाँ, दूसरा आप काला नमक ऊपर छिड़क के खाएं, काला नमक छिड़क लें तो वो भी डाइजेस्टिव होता है। अच्छा, मैं खरबूजा यूजुअली बाजुकात फीका निकल आता है तो फिर मैं उसके क्यूब्स करके तो उस पर काली मिर्च और हल्की सी चीनी छिड़क के तो मैं वो फ्रूट चाट टाइप एक चीज़ बना देती हूँ, तो वो फिर ये कि वो खा लेते हैं बच्चे। चले, अभी ज़रा वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो फिर उसके बाद दोबारा जो है वो कंटिन्यू। तो आपने अगर खाना खाना है तो खाना खाते हुए कुछ चीज़ों का एहतियात जो है वो करनी चाहिए और फ्रूट्स जो है वो पहले इस्तेमाल करें, जैसे हकीम साहिबा ने बताया। अभी मज़ीद डिस्कशन जो है वो इनसे चलेगी। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारी बातचीत चल रही थी सेहत के हवाले से, तो अब हम हकीम साहिबा से जानेंगे कि अगर जिन लोगों को हड्डियों का मसला हो तो वो उनके लिए क्या मसाइल जो हैं वो क्रिएट होते हैं और फिर उनका हल किस तरीके से हिकमत में मिलता है हमें। तो मैडम, कई ऐसी फ़ीमेल्स हमने सबसे ज़्यादा, क्योंकि हड्डियों का जो मसला है वो फ़ीमेल्स के साथ हमने बहुत देखा है कि फ़ीमेल्स के वज़न बढ़ जाते हैं और उनकी डाइट फिर वो नहीं रहती और उनके घुटने और उनके टखने जो है वो वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो किस तरीके से इस जो चर्बी, जो सख्त चर्बी होती है, जैसे एक तो होती है नरम चर्बी जो कि वैसे उतर जाती है, सख्त चर्बी को हम किस तरह से उतार सकते हैं? देखें, ये एबनॉर्मेलिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन में आती हैं जब वो ख़वातीन कुछ प्रोसेसेस से गुज़रती हैं, चाइल्ड बर्थ के बाद प्री नेटल और पोस्ट नेटल जो है फैक्ट्स आ जाते हैं, कुछ सर्जरीज से गुजर रही होती हैं जिसकी वजह से ये है। अब उसमें ये कि ख़वातीन अपनी डाइट का ख्याल नहीं कर रही होती, वो ये कि घर में खाना पक रहा है, बच्चों का ख्याल हो रहा है, फैमिली का ख्याल, उसमें ख़वातीन अपना ख्याल नहीं कर पा रही होती। अच्छा, समटाइम्स ये भी होता है कि वो एक वक्त का खाना भी नहीं खा रही, खाना ना खाने से भी ओबेसिटी आपके यानी मोटापा हो जाता है। ये नहीं कि खाना स्किप कर दें तो ये, अच्छा समटाइम्स क्या होता है, बच्चे ने खाना बचा दिया, वो एक्स्ट्रा भी खा लिया, वो चखना भी हो गया, चखते भी रहती है। अच्छा, इसी के साथ ही इसके ऊपर आप ये भी बताएं कि जो मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं एलोपैथी की, इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं फिर इसके ऊपर, क्योंकि बड़ी हाई को कंट्रोल करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो दवाइयाँ, देखिए हड्डियों के लिए विटामिन डी तो बहुत मस्ट है। आफ्टर 40 तो आपको विटामिन डी का एक कैप्सूल ले ले 15 डेज के बाद, वो ज़रूरी है। अच्छा, ख़वातीन को हड्डियों का मैंने आपको कहा प्रॉब्लम इसी वजह से होता है कि ख़वातीन घर का काम बहुत, अच्छा दूसरा ये है कि बाल्टी उठा रही हैं, कपड़े धो रही हैं, झाड़ू मार रही हैं। इसके लिए हिकमत में, अच्छा इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारी एक जड़ी बूटी है सुरिंजा, ठीक है ना, और हुब्बे सुरिंजा के नाम से टैबलेट्स भी बनी बनाई आती हैं, और असगंध, हुब्बे असगंध एक के नाम से टैबलेट्स आती हैं। ये हड्डियों के दर्द के लिए बेस्ट है, सिंपल है। हुब्बे असगंध के नाम से आती हैं टैबलेट्स और हुब्बे सुरिंजा के नाम से। अच्छा, इसी के साथ अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि ये तो हो गई हड्डियों की बात। जी जी। तो कई ऐसे, अब मर्दों की भी बात कर लें हम थोड़ी सी, क्योंकि उनका भी बेचारों का हक है तो हमारे सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है मर्दों का, वो है बाल का उड़ना, बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, बाल पतले होना। वैसे तो ये है कि बाल अगर उड़ रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि मर्द के बाल तब कम होते हैं कि वो अमीर हो रहा है। तो नहीं जी, ऐसे भी है जो बेचारे परेशानी से गुर्बत से तो ये बहरहाल जो माशरे में बनी हुई है बात के, मर्द के पास जब पैसा बढ़ने लग जाता है तो उसके बाद बाल जब वो गिरने लग जाते हैं। तो बहरहाल ये कि देखिए बालों का मसला कॉमन है ख़वातीन में भी और मर्दों में भी, दोनों में। ख़वातीन में हम कम देखा है, मर्दों में ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो। एक मैं आपको बात बताऊं कि बालों के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ भी नुकसान दे। आजकल के बच्चे जो है ना, वो कभी कलर करा लिया, कभी डाई करा लिया। छोटे छोटे बच्चे जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है, वो मैडम मैंने ना डाई करा लिए थे, फलां कलर करा लिया था। बचा किस तरह सकते फिर? तो उसमें यही कि आप एक देखें ना, मर्द हजरात भी ऑयलिंग नहीं करवाते। खासतौर पर मुझे अपने बेटे का पता है, मैं तो इस उम्र में भी उसके पीछे भाग रही होती हूँ कि आप ऑयल लगवा लें, मतलब आप शैम्पू कर रहे हैं, देखिए सिंपल ऑयल जो है वो आप नारियल का बेस्ट है। अगर आप कॉम्बिनेशन नहीं ले रहे, नहीं सरसों का तो आम घर में यूज होता है, लेकिन स्किन के लिए और बालों के लिए जो बेस्ट है वो नारियल का तेल है, ठीक है। ओके। उसमें आप कॉम्बिनेशन कर ले, बेशक सरसों के तेल में डाल लें, और जो है वो
जो अरंड का तेल होता है गिरते हुए बालों के लिए होता है, जिसको कैस्टर ऑयल कहते अच्छा, हैं। एक मिथ है कि नारियल का सिर्फ तेल इस्तेमाल किया जाए तो वो बाल वाइट भी कर देता है। नहीं, मैंने ऐसा कोई नहीं, मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, हाँ, मैं सिंपल प्लेन यूज़ करती हूँ, कोई ऐसी बात कोई नहीं। ऐसा नहीं होता। नहीं, नहीं। और ये आंवले का तेल जो होता है, नहीं, देखिए आंवला तो बालों के लिए बहुत, आंवला आप खाएं, आंवले का मुरब्बा खाएं। तो आंवले, तेल लगाना बेहतर है या खाना बेहतर है? देखिए बाज़ लोगों को, जैसे बाज़ लोग कहते हैं, मुझे कई पेशेंट ऐसे मिले, उनका कि जी हमें मुरब्बा अच्छा नहीं लगता, या मतलब वो नहीं उनको पसंद है, तो वो ऑयल लगा लेते हैं, इनटेक नहीं करना चाहते। अच्छा, तो आउट पतले बाल हो तो मोटे किस तरह किए जा सकते हैं, क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए? देखिए उसमें एक तो हम बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम अपना ऑयल बनाते हैं, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। उसमें यही है आंवला, रीठा, सिकाकाई की फलियां, ये तो कदीम दौर से हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही। हमारे बाल माशाल्लाह हमारी वालदा के हाथ में जब तक रहे, हम बहनों के तो बहुत मोटी हमारी चुटियाँ और लंबी होती थी, वो ये करती थी कि आंवला, रीठा और सिकाकाई की फलियां रात को भिगो देती थी और सुबह अब कौन भिगोए? अब तो जाहिर सी बात है इतना ये पाउडर्स मिल जाते हैं, पाउडर, इसीलिए हमने बना दी ना, चीज़ बना दी आपके लिए, ऑयल बना दिया, ऑयल अच्छा। फॉर्म में अब चीज़ें बन के आ रही हैं, हर्बलिस्ट है हम। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखें इस वक्त सोशल मीडिया पर ना हाँ जी। हर शख्स कोई परफ्यूम बेचता हुआ नजर आ रहा है, हाँ। कोई ऑयल बेचता हुआ नजर आ रहा है, कोई क्रीमें देखिए, बेचता हुआ मैं नजर आ अब, रहा है। अब होता क्या है कि अब आप ऑनलाइन जब चीज आपके सामने आती है वो चीज ही कुछ और होती है, आप उसके लिए ना तो उसे कुछ क्लेम कर सकते हो, और अगर आप कोई कमेंट करते हो तो वो कमेंट भी डिलीट हो जाता है ओनर ऑथराइजर की तरफ से। तो अब आप मुझे ये बताएं कि फिर हमें असल चीज का पता देखिए कैसे बात यह है किस कि तरह बनाए? अब हम जो है, मैं एक सर्टिफाइड हकीम हूँ, ठीक है ना, मेरे पास बेसिक नॉलेज भी, स्किन का पता होना, मसलन मैं आपको एक ऑयल दे रही हूँ, मैं आपके जो हेयर के, आपके जो स्कैल्प है, आपके सर की जो स्कैल्प है, उसका मुझे पता होना चाहिए कि वो किस टाइप की है, तो आपको किस किस किस्म का ऑयल देना है। देखिए ना, अगर एक बेचना है वो तो मेरे आगे भी आप रख दें तो मैं कहूँगी ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी। तो आप एक सर्टिफाइड बंदे के पास जाएं कि जो आपको ये गाइड करे कि आपकी जो स्किन टाइप है इस किस्म की है, आपके बालों का ये इशू इस किस्म का आ रहा है और ये वाला ऑयल आपको सूट करेगा। अच्छा, दूसरा हमारी कुछ, जैसे आप मिथ्स की बात कर रहे थे, ऑयल का हमारा ये कि नहीं ऑयल लगाया तो नहीं लगाया, लगा हुआ तो 24 घंटे बालों में लगा हुआ, ये भी गलत। हाँ, ये ऑयल आधे घंटे से ज्यादा आपके बालों में रिटेन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये रोजमेरी ऑयल जो है और टी ट्री ऑयल, ये क्या बालों के लिए बेहतर है और किस तरह को ज्यादातर हम ऐसे स्किन के लिए मैं तो रिकमेंड करती हूँ। स्किन के लिए ठीक हो गया। रोजमेरी जो है वो बालों को लंबा करता है और मजबूत करता है, और एक उसकी एक अच्छी खुशबू है कि जब उसे बाल वॉश करते हैं आप तो एक अच्छी स्मेल आती है। रोजमेरी बालों को मजबूत करता है और लंबा करता है। तो ये ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा? देखिए ये हम पंसारी की दुकान से मिल जाती है, आम जो है, जिसको पहचान हो, आप 2-4 दफ़ा चीज़ खरीदते हैं, और अगर आप किसी जान पहचान वाले पंसारी की दुकान, वो कभी भी आपको गलत चीज़ नहीं देगा, क्योंकि ज़रा उसने भी अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करनी, वो मार्केट में बैठा हुआ बंदा। आप उन्हें कहेंगे जी रोज़मेरी दें, एक पतली पतली सी ना झाड़ी नुमा ये होती हैं। अच्छा, रोज़मेरी के साथ कोई और भी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है सिर्फ रोज़मेरी? देखिए हिबिस्कस बहुत अच्छा है, इसे हमें सराइकी में डूडल कहते हैं शायद, जगह जगह ये जो है वो हिबिस्कस के पौधे लगे हुए हैं। ये जो रेड कलर के होंगे आप देखें, उसमें से एक डंडी बाहर निकली हुई होती है, तो हिबिस्कस बहुत, हिबिस्कस के लोग टी भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हिबिस्कस शैम्पू में यूज होता है, आपका जो शैम्पू है उसके एक इंग्रेडिएंट में जो है वो इंग्रेडिएंट जो है वो हिबिस्कस में है। तो ये चीज़ें तो बहुत सारी हैं। अच्छा, इसी के साथ फिर अब आ जाता है, आपने अभी स्किन की बात की थी कि दूसरे लोगों की स्किन जो है वो बड़ी टोन डिफरेंट होती है, और स्किन के हवाले से अगर मैं देखता हूँ तो लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा आजकल की लड़कियाँ हों या लड़के हों, वो अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम और फेशियल्स का इस्तेमाल करते हैं। जब वो छोड़ देते हैं, तो मुल्तान की गर्मी अगर जनूबी पंजाब की देखें तो अब जिस तरह मौसम तब्दील हो रहा है, तो वो चेहरे पर फिर छाइयाँ और दाग जो हैं वो छोड़ जाती है, और फिर वो छाइयाँ और दाग जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो किस तरीके से इन दागों को हिकमत के तौर पर अगर देखा जाए तो वो किस तरीके से ख़त्म किया? देखिए एक बात यह है कि अगर आप क्रीम अपनी मर्ज़ी से दुकान से ख़रीद के ले आए ना कि जी मुझे तो ये मसला है, मुझे को क्रीम दे दें, अब उसने कोई भी क्रीम जो उसको समझ में आई, अगरचे उन्होंने कोर्सेज ऑफ फार्मेसी के किए होते हैं, आपने डॉक्टर से पूछे बगैर ऐसे क्रीम लगाना चाहिए। या लड़कियां अमूमन ये करती हैं कि कॉस्मेटिक्स की दुकान पर जाती हैं कि जी हमें रंग गोरा करने वाली क्रीम दे दें, वो कोई भी उठा, अब उसमें स्टीरॉइड्स हैं, उसमें केमिकल्स हैं, वो आपकी क्या करते हैं, गोरा रंग इसलिए रखता है कि आउटर स्कैल्प को जो है वो ख़त्म कर देते हैं,
नीचे वाली जो स्किन निकलेगी ऑटोमेटिकली वो फ्रेश होगी। तो आप कभी भी ये ना करें कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर कोई जो है वो क्रीम यूज़ करें। अच्छा, जब आप कमाल ख़त्म कर देते हैं ऑब्वियसली स्किन मज़ीद डैमेज होकर बाहर आती है। इसमें मैं ये बताऊं कि चूँकि मैं हजामा प्रैक्टिशनर भी हूँ, हमारा एक फेशियल हजामा के तौर पर हम एक छाइयों के लिए और स्किन टाइटनिंग के लिए हमारा बहुत अच्छा है कि अगर हजामा जो है फेशियल हजामा मैं उसको कहती हूँ कि जब हम कप्स लगाते हैं, हमने अपने कुछ फ्रेंड्स का और कोलीग्स का भी किया और उसका बड़ा अच्छा हमने रिजल्ट देखा कि अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ आ गई हैं और पिगमेंटेशन है और स्किन लूज़ हो रही है आपकी, तो इन 3-4 प्रॉब्लम्स के लिए हजामा बहुत बेस्ट है। तो ये ऑल्टरनेटिव रेमेडीज़ में से एक रेमेडी है कि अगर आपको मेडिसिन नहीं लेना चाह रहे, कोई क्रीम नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो ये एक बेस्ट तरीका है कि आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। तो बिला वजह, बिला ज़रूरत डॉक्टर से पूछे बगैर। आपने अभी हजामे की बात की, अब 1 मिनट के अंदर हमें सर ये समझा दें कि हजामा क्या होता है और क्यों ज़रूरी है? देखिए, हजामा बेसिकली पेन रिलीफ के लिए सबसे बेस्ट है। हम जब काम करते हैं बाय द एज हमारी आफ्टर 30 ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में स्लो हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि जी खून गाढ़ा होना शुरू हो गया। उससे ये होता है कि हमें पेन वहाँ होता है। फर्स्ट करें मैं कहती हूँ जी मेरे कंधे में दर्द है, मेन रीज़न पेन की हमारे यहाँ ये है कि यहाँ पे आपका टॉक्सिक ब्लड जो है वो इकट्ठा हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गई है जो कि पेन पैदा कर रही है। हम फिर वो कप लगा के तो हम टॉक्सिक ब्लड को निकाल देते हैं और ब्लड सर्कुलेशन जो है उसका जो वो रवां हो जाती है और वो पेन में रिलीफ देता है। और ये सुन्नत तरीका इलाज है, तो ज़रूर करवाना चाहिए ज़िंदगी में, इसको ट्राई करना चाहिए। जी जी, शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने आज सुनी है बातें हकीम साहिबा की कि जिस्म को बेहतर रखने के लिए हमें, बॉडी को अगर बेहतर रखना है तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है और हम उसे किस तरीके से घरेलू टोटकों से और नेचुरल प्रोडक्ट्स से जो है वो हम खूबसूरत और जानदार जो है बॉडी वो बना भी सकते हैं और अपने ऑर्गन्स को जो है वो बचा भी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का शो जो है वो आप लोगों को पसंद आया हो। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान राना सलमान को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।